51 से प्रभावी हो गए। बेसिकली जब हम राजस्थान सरकार की सेवा में नियुक्त होते हैं, तो हम नियुक्त होने के बाद राज्य कर्मचारी बन जाते हैं। राज्य कर्मचारी बनते हैं तो अनेक सेवा शर्तें हमारे पर लगाई जाती है। इन सेवा शर्तों को रेगुलेट करने के लिए सरकार को नियम बनाने पड़ते हैं और ये नियम उन्हीं शर्तों को रेगुलेट करने के लिए हम पर लागू किए गए। यदि आपसे पूछा जाए आरएसआर क्या है, तो आपका जवाब होगा ये ठोस नियम है, सब्सटेंटिव रूल्स है ये। इसको दो भाग में बांटा गया है। ये तमाम रूल दो भाग में बटेंगे। पहले ये सिद्धांत बताएंगे और बाद में इसकी क्रियाविधि बताएंगे। कोई भी कार्य हमारे को सेवा नियम से संबंधित जब आरएसआर में करना होगा, तो पहले आरएसआर आपको प्रिंसिपल बताएगी कि ऐसे होता है और बाद में बताती है कि इसको इन प्रकार से किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं सिद्धांतों और क्रियाविधियों का ये ठोस सम्मिलन है। हम इस स्लाइड के दाहिनी ओर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा एक आम व्यक्ति खड़ा हुआ है जो अपनी शिक्षा पूरी करके तैयार है, राज्य सेवा मानना चाहता है। इसने राज्य सेवा मानने के लिए राजस्थान लोक सेवा का एग्जाम दिया, प्री दिया, मेन दिया, इंटरव्यू दिए, सब कुछ दिया और आखिरकार ये योग्यता में ऊपर आ गया। योग्यता में जब ऊपर आया तो इसको नियुक्ति करता अधिकारी ने नियुक्ति दी, रजिस्टर्ड डाक से इसके घर पे अपॉइंटमेंट लेटर भेजा। ये व्यक्ति उस अपॉइंटमेंट लेटर को पढ़कर उसकी सभी शर्तों को स्वीकार करता हुआ कार्यभार ग्रहण करने के लिए चल पड़ा और जैसे चला तो इसने एक अर्जी लिखी, आदेश क्रमांक की पालना में मैं ऐसे ऐसे अमुक पद पर नियुक्ति देता हूँ, नियुक्ति प्रदान प्राप्त हुई है, मैं कार्यभार ग्रहण करता हूँ पूर्वान्ह में। जैसे ही कार्यभार ग्रहण किया उसने, तो एक आम व्यक्ति के रूप में इसका जो आवरण था वो हट गया और ये सरकारी कर्मचारी के रूप में बाहर आ गया। और हमारे सत्यमेव जयते के 4 शेर है जो नियम के रूप में हमारे साथ लगे हुए, ये हमारे साथ लग गए। जैसे हम सरकारी कर्मचारी बने तो आरएसआर कहती अब हम आप पर सामान्य शर्तें लगाएंगे। सामान्य शर्तों का मतलब वे शर्तें जो तमाम कर्मचारियों पर, सभी विभागों के सभी अधिकारियों कर्मचारियों पर कॉमनली लगती है। पशुपालन पर लगे, मेडिकल पर नहीं लगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सभी विभाग के सभी अधिकारियों पर सामान्य शर्तें रखते हैं। कुछ शर्तें ऐसी होती है जो विभाग पर और पदों पर लगाई जाती है, जो आम लोगों पर नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल, सभी राज्य कर्मचारी सामान्य शर्तों के मुताबिक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करके सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन चिकित्सा विभाग के अधिकारी गण, मेडिकल हेल्थ के डॉक्टर्स लोग 62 वर्ष में रिटायर होंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक शर्त है जो एक विभाग पर लागू की गई है, सभी पर नहीं। तो जब कभी भी कोई विशेष शर्त लगती है तो विशेष पदाधिकारी विशेष विभाग पे लगती है। उदाहरण के तौर पर आप और हम सभी व्यक्ति सामान्य विभाग में रहते हुए साल में 30 पीएल प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी 15 पीएल ही प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि उनके लिए विशेष शर्त है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य कर्मचारियों पर आरएसआर जब लगती है तो आम शर्तें और सामान्य शर्तें और विशेष शर्तों के साथ ये चालू होती है। आरएसआर कितनी बड़ी है? हमारा आंसर होगा काफी बड़ी किताब है। इसको राज्य सरकार ने 2 खंड में जारी किया है। इसको कहेंगे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 को जब उठाएंगे तो आप ये पाओगे कि वॉल्यूम 1 7 भाग में विभाजित है। इसमें अनेक अध्याय और 167 नियमों का संग्रह है। ये आपकी प्राइम बुक है और मुख्य पुस्तक है। सभी नियम आपको यहीं दिखाई देंगे और इसी नियम की पुस्तिका से हमारा काम होगा। वॉल्यूम 2 में जब जाएंगे तो ये कंपेरेटिवली पतला होगा। इसमें कुछ प्रशासनिक निर्देश और आदेश है और 37 परिशिष्ट है, नियम नहीं है। सारे नियम वॉल्यूम 1 में रखे गए। हम लोग दोनों वॉल्यूम को तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन मुख्य मुख्य बातें देख पाएंगे कि इनके अंदर लिखा क्या है। सर्वप्रथम हम चलते हैं वॉल्यूम 1 पर। राजस्थान सेवा नियम का वॉल्यूम 1 अनेक चैप्टर को लिए हुए। शुरुआत ये करता है परिभाषाओं से। परिभाषाओं से हमारा मतलब है कुछ ऐसे शब्द हैं जो आरएसआर में वापरे गए हैं और उन शब्दों का वही अर्थ है जो आरएसआर कहती है। वो अर्थ नहीं है जो आप और हम समझते हैं। हमारा अर्थ कुछ अलग है और आरएसआर उसका कुछ अर्थ अलग निकालती है। ऐसे 40 शब्द हैं और ये 40 शब्द नियम संख्या 7 में बंधे हुए हैं। जब इनको बोला जाएगा तो 7-1 पहला परिभाषा, 7-2 दूसरी परिभाषा और 7-40 आखिरी परिभाषा। ठीक है,
तो 40 शब्दों को अगर अपन जान लेते हैं, RSR का बहुत कुछ मायना हमारे को क्लियर हो जाता है। इसके बाद हमारे ऊपर आम शर्तें लगाई जाती है, RS माननी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर पर नियुक्ति पत्र आया, हम एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट हाथ से लिखेंगे हमारे पदाधिकारी को एड्रेस करते हुए। इसके बाद पूर्वाह्न और मध्याह्न का चुनाव करेंगे कि हमें ज्वाइन कब करना है, किस तारीख को ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के साथ RSR के सामान्य शर्तें हमें मेडिकल सर्टिफिकेट लेके चलना है और प्रमाण पत्र मेडिकल का डॉक्टर से बनवा करके फिटनेस का लेके चलेंगे, जिसके बगैर हमारी ज्वाइनिंग स्वीकार नहीं होगी। पूर्वाह्न में ज्वाइन करेंगे तो हमें उस दिन की तनख्वाह मिलेगी, और मध्य में ज्वाइन करेंगे तो हमें उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा। अतः सामान्य शर्तें क्या हो गई कि पूर्वाह्न में ज्वाइन करें, मेडिकल लेके जाएं, पद स्थापित करने के आदेश उनके क्रमांक को कोट करें और उस अधिकारी को संबोधित करें प्रार्थना पत्र जहां हमारी तैनाती की गई है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इस सेकंड चैप्टर में अनेक शर्तें हैं, वो तमाम शर्तें हमें जाननी होगी, तभी हम सारे सार के बारे में जानकारी ले पाएंगे। नेक्स्ट, वेतन और उसका स्थिरीकरण। हम जब सेवा में आएंगे तो हमारा बेसिक रूल है, हमें प्रोबेशन पे रहना होगा। हमारा दर्जा प्रशिक्षु प्रशिक्षणार्थी होगा। इस श्रेणी में हम ज्वाइन करने के बाद वित्त विभाग द्वारा निर्धारित तालिका में जिस वेतन के ब्लॉक में हमारे को रखा गया है या पे बैंड में रखा गया है, जिसे पे बैंड नहीं कर करके हम कहते हैं लेवल, उस लेवल के आगे जो रेट सैलरी लगाई गई है, जो सैलरी नहीं बल्कि एक प्रकार का पारिश्रमिक है, वो हमें 2 वर्ष तक प्राप्त होगा। उन 2 वर्षों के दौरान हम नियत वेतन न प्राप्त करके नियत पारिश्रमिक वेतन प्राप्त करेंगे। इस पर किसी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा और ये नियत राशि 2 वर्ष तक लगातार हम प्राप्त करते चले जाएंगे। यदि हमारा प्रोबेशन 1 वर्ष का है तो हमारा ये 1 वर्ष का समय होगा, और 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष का रहेगा, क्योंकि RSR में दोनों प्रकार के प्रावधान है। कुछ पदों पर कुछ सेवाओं में 1 वर्ष का परिवीक्षा काल है और बाकी सेवाओं में 2 वर्ष का परिवीक्षा काल है। इसके पश्चात हमारा नियमितीकरण होगा, स्थिरीकरण नहीं होगा। नियमितीकरण का मतलब हो गया कि हमारा प्रोबेशन अब 2 वर्ष के बाद समाप्त किया जाता है, अब हम वेतन और अन्य प्रकार के भत्ते पाने के हकदार हो गए हैं, इस बात का आदेश निकलेगा। वो आदेश हमें राज्यसभा में नियमितीकरण देगा और आगे चल करके एक स्थिरीकरण फिर आएगा, जिसके अंदर लिखा जाएगा निम्नलिखित बीओस को उनके नाम के आगे उनकी तारीख से अथवा तुरंत प्रभाव से स्थायी किया जाता है, तब हम स्थायी होंगे। जब तक वो आदेश नहीं होगा तब तक हम स्थायी नहीं होंगे। नेक्स्ट, हमें जो स्थिर वेतन मिलेगा, जिसे हम पारिश्रमिक बोलेंगे, ये 2 वर्ष तक मिलेगा। ये जो पारिश्रमिक है रेम्यूनरेशन कहलाएगा, इसे वेतन का नाम नहीं दिया जाएगा। वेतन हमें मिलेगा तब जब हम पारिश्रमिक का समय पूरा कर लेंगे और हमारा आदेश नियमितीकरण का आएगा, जिसके अंदर लिखा जाएगा इनको ये पे बैंड में या इस पे ग्रेड स्केल में इन्हें ये वेतन नियत किया जाता है, वो वेतन हमारा नियत होगा और उस पर हमारे बाकी का परिलाभ मिलेंगे। तो हमें वेतन तो मिलेगा मूल, और उसके ऊपर हमें जो भत्ते मिलेंगे अलावा के, वो कहलाएंगे महंगाई भत्ता 1, मकान किराए भत्ता 2, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता अगर अवेलेबल है उस सिटी के लिए तो 3, और कोई विशेष वेतन का प्रोविजन है तो वो, और कोई अलाउंस दिया गया गवर्नमेंट द्वारा कोई प्रैक्टिस का तो वो, ये सभी प्रकार के भत्ते मिल करके हमारे वेतन का निर्माण करेंगे और ये वेतन हमें 2 वर्ष की सेवा के पश्चात अथवा 1 वर्ष की सेवा के पश्चात मिल जाएगा। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर चालू होता है नियुक्ति का संयोजन। हमें सरकार का बेसिक रूल है, हमें एक पद मिलेगा जो प्राय वीओ कहलाएगा। जब हमें पद मिलेगा तो हम इस पद के धारक होंगे, लेकिन सरकार में काम करते करते ऐसे अनेक मौके आएंगे जब हमारा समकक्ष पद या हमसे नीचे का पद या हमसे ऊपर का पद किन्हीं कारणों से रिक्त हो जाएगा। कारण अगले ने इस्तीफा दे दिया, कारण अगले ने वीआरएस ले लिया, और कोई कारण कि उसने अनिवार्य सेवानिवृत्ति ले ली, और कोई कारण उसकी सेवा में रहते हुए डेथ हो गई, और कोई कारण वो लंबी अवधि के लिए छुट्टी चला गया, और कोई कारण उसकी प्रतिनियुक्ति हो गई किसी अन्य लोक निगम में, कंपनी कारपोरेशन में, और वो अनिश्चित काल के लिए बाहर चला गया। ऐसी स्थिति जब पैदा होगी तो सरकार के पास कुछ पद रिक्त हो जाएंगे।
सरकार का दायित्व है कि वो तय करे कि उनको रिक्त रहने दिया जाए या आपको आदेश जारी कर आपको अतिरिक्त कार्य का भार दिया जाए और उस भार को वहन करने के आदेश दिए जाएं, जिसके तहत आप अपने पद के साथ साथ उस रिक्त पद का प्रभार भी संभाल लेंगे जिसके आदेश आपको दिए गए। इस प्रकार आप 2 नियुक्तियों को एक साथ संयोजित कर सकेंगे और अगला आदेश आने पर वो नियुक्ति रद्द हो जाएगी और आपका मूल पद आपके पास वापस रह जाएगा। तो जब कोई कर्मचारी अपने पद के अलावा सक्षम अधिकारी के आदेशों से दूसरे पद का प्रभार संभाल लेता है, तो आरएसआर उसकी आज्ञा प्रदान करता है और कहता है कि ऐसी नियुक्तियां कंबाइंड की जा सकती है और उसको एक निश्चित रूप में भत्ता भी दिया जा सकता है दोहरा काम करने का। नेक्स्ट आता है भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति। हम इंडिया में काम करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट हमारी है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उसके अंदर हम काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने के नाते हमारा दायरा राजस्थान सरकार है, लेकिन कभी कभी ऐसी नौबत भी और स्थिति भी आ सकती है कि हमारा कोई बाहरी रूप भी हो, बाहरी विभाग भी हो, बाहरी कोई एमओयू भी हो, कोई विदेशी सरकार के साथ हमारा एंगेजमेंट भी साइन हुआ हो और हमारा कोई पद इंडिया के बाहर भी खुल जाए किन्हीं कारणों से, तो हमारी डेपुटेशन इंडिया के बाहर भी नियमानुसार की जा सकती है। नेक्स्ट, बर्खास्त की निष्कासन निलंबन। राज्य सेवा में रहते हुए किसी प्रकार का दुराचार करने पर, गंभीर आरोप लगने पर, चार्जशीट 16 के दिए जाने के बावजूद जांच के आधार पर अगर हमारा कार्यकाल बहुत ही खराब पाया जाए तो राज्य सरकार हमें सेवा से बर्खास्त कर सके। इसके अलावा राज्य सरकार चाहे तो हमें विभाग से निकाल भी सकेगी। अगर राज्य सेवा से हमें निकाला जाएगा तो हम उसको निष्कासन बोलेंगे, बर्खास्त किया जाएगा तो डिस्मिस बोलेंगे। डिस्मिसल यानी बर्खास्तगी, रिमूवल यानी निष्कासन और सेवा में रखते हुए निलंबन किया जाएगा तो सस्पेंशन। ये तीनों चैप्टर हमारे आगे वाली क्लास में जो हमारे विद्वान वक्ता आएंगे वे आपको बताएंगे कि निलंबन कैसे होता है, बर्खास्तगी कौन से नियम से होती है और निष्कासन कैसे होता है। आरएसआर ये कहता है कि निलंबन अगर होगा तो सीसी रूल्स के मुताबिक, लेकिन 6 माह बाद आधी तनख्वाह देंगे वो आरएसआर के मुताबिक और 3/4 तनख्वाह की जाएगी वो आरएसआर के मुताबिक। बर्खास्तगी पर सारे लाभ जब्त हो जाएंगे ये आरएसआर बताएगी, सीसी रूल्स केवल मात्र बर्खास्तगी बताएगा। निष्कासन सीसी रूल्स करेगा लेकिन उसका परिणाम क्या होगा वो आरएसआर तक बताएगी। नेक्स्ट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। हमारे रिटायरमेंट के रूप में बोला जाता है, लेकिन आरएसआर इसके आगे एडजेक्टिव लगाता है, अनिवार्य। इसका मतलब हमें सेवा से बाहर निकलना है। हमारी सेवानिवृत्ति की आयु राजस्थान में 60 वर्ष है, किंचित सेवाओं में 62 वर्ष है। यूजीसी वेतनमान वालों के लिए 65 भी रखी गई है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। वाइस चांसलर बनने के लिए 70 साल भी रखी गई है, लेकिन वो वाइस चांसलर के लिए है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट 60 वर्ष पर रिटायर होता है अनिवार्य रूप से। ये जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति है ये हमारी डेट ऑफ बर्थ से 60 वर्ष गिनती के बाद होती है। हम लोग सेवानिवृत्त जब होंगे तो 28 तारीख या 29 तारीख या 30 तारीख या 31 तारीख हो सकती है, चाहे हमारा जन्म उस महीने की किसी भी तारीख को क्यों नहीं हुआ हो। लेकिन यदि हमारी जन्म तारीख 1 तारीख है महीने की और उससे 60 साल जब गिने जाएंगे तो हमारी रिटायरमेंट उस महीने की 31, 30, 29, 28 को नहीं होगी, बल्कि उस माह के प्रीवियस डे की 31, 30, 28, 29 को होगी, क्योंकि हमारा जन्मदिन 1 तारीख है। तो जो 1 तारीख को जन्मेंगे वो पिछले माह की 31, 30, 28, 29 को रिटायर होंगे और जो 2 तारीख से 31 के बीच जन्म लेंगे उसी माह की 28, 29, 30, 31 तारीख को रिटायर होंगे। ये हमारा बेसिक अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नियम है। नेक्स्ट, अवकाश। सरकार हमें छुट्टियां देगी, हम छुट्टियां मांगेंगे, छुट्टियां हमें प्रदान की जाएगी, उन छुट्टियों की अनुमति भी हमें अधिकारी देंगे। सरकार का कहना है कि जब हम अवकाश मांगेंगे तो अवकाश हमें सशर्त दिए जाएंगे और सक्षम अधिकारी उसी अनुमति प्रदान करेंगे। राज्य सरकार कुछ ऐसे दिवस घोषित करेगी जिनमें वो अवकाश हमें देगी, हम अवकाश पर रहेंगे। हमें अवकाश उस कंडीशन में मांगना नहीं होगा, बल्कि सरकार द्वारा दिया जाएगा।
यही शब्द जो मैंने अभी सारे बोले, इनका अंग्रेजी अनुवाद आपके सामने बोलता हूं दोबारा। आरएसआर का पहला वॉल्यूम डेफिनेशन से शुरू होता है, जनरल सर्विस कंडीशन पे आगे बढ़ता है, पे और फिक्सेशन के रूल बताता है, पे के अलावा के भत्तों की जानकारी देता है, नियुक्तियों की कॉम्बिनेशन के बारे में बात बताता है, इंडिया के बाहर डेपुटेशन के प्रोविजन बताता है, डिसमिसल, रिमूवल और सस्पेंशन की जानकारी प्रदान करता है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु तय करता है, अवकाश की शर्तें, अवकाश को दिए जाने की अनुमति देने के अधिकारियों के बारे में वर्णन करता है। इसी वॉल्यूम 1 में और आगे चल के हमें विभिन्न प्रकार का अवकाशों का ब्यौरा दिया गया है कि जब हम सेवा में आ जाते हैं और फिक्सेशन हमारा हो जाता है, नियमित हो जाते हैं हम लोग, तो हम सेवा में रहते हैं, अवकाश के हकदार हो जाते हैं। कौन कौन से अवकाश मिलेंगे, इन तमाम अवकाशों का ब्यौरा आरएसआर वॉल्यूम 1 के अंदर इंडिकेट किया गया है। इसके बाद हमारा तबादला होने पर और नई नियुक्ति होने पर हमें कार्यभार ग्रहण के नियम दिए गए कि हम कब कार्यभार ग्रहण करेंगे, स्थानांतरण हो जाए तो कब करेंगे, नव नियुक्ति हो जाए तो कितने दिनों में करेंगे। ये नियम आरएसआर के साथ पहले थे, बाद में राज्य सरकार ने 1981 में नियमों को पृथक कर दिया। अब ये वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा कार्यभार ग्रहण नियम 1981 कहलाते हैं और ये आरएसआर से अलग कर दिए गए। नेक्स्ट, वैदेशिक सेवा। राज्य सरकार चाहे तो हमें राज्य सरकार में रहते रहते एक आदेश जारी कर किसी निगम, किसी कंपनी, किसी कारपोरेशन, किसी सोसाइटी, किसी अन्य संस्था में डेप्यूट कर सकेगी। जब हम डेप्यूट हो जाएंगे तो हम वैदेशिक सेवा के कर्मचारी कहलाएंगे। हमारा मूल विभाग पशुपालन होगा, लेकिन पदस्थापन स्थान वो होगा जो आदेशों में वर्णित किया गया है, और उस स्थिति में लोग कहलाएंगे वैदेशिक सेवा। हो सकता है हमारी सेवाएं कभी कभी लोकल बॉडीज को दे दी जाए। लोकल बॉडीज हमारा मतलब है नगर निगम, नगर पालिका, नगर बोर्ड, छावनी बोर्ड, और उधर पंचायती राज कहते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तमाम निकाय जो बोले गए हैं सभी लोकल बॉडीज कहलाते हैं, और लोकल बॉडीज के अंदर हमारी सेवाएं जा सकती है। जैसे आपको ध्यान होगा, भारत सरकार ने 73rd अमेंडमेंट जारी किया है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है, जिसके तहत राज्य सरकार को हक है वो किसी भी विभाग के किसी भी पदाधिकारी की सेवाएं पंचायती राज को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 भाग 11 के तहत दे सकती है। तो ऐसी सेवाओं में जब कभी चले जाएंगे हम, तो हमारी सेवाएं लोकल बॉडीज के अधीन चली जाएगी। लास्ट, हमारी सेवाओं का एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, हमारी सेवा पुस्तिका होगी, हमारी निजी पत्रावली होगी, हमारा विजिलेंस का रिकॉर्ड होगा, और हमारी मेरिट का रिकॉर्ड होगा, हमारा एपीएआर का रिकॉर्ड होगा। उसके से आधार पर हम हमारी पदोन्नतियां प्राप्त करेंगे और अपनी सेवाओं का पूरा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा, जिससे हमारी सेवा की गिनती होगी, हम पेंशन की सेवा में चले जाएंगे। लास्ट के अंदर लिखा गया आरएसआर में कि आरएसआर का मूल मालिक वित्त विभाग होगा, लेकिन वित्त विभाग अगर सारा मालिकाना रखेगा तो राज्य सरकार में वर्तमान में 78 विभाग है, 452 हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और 130 क्लास 1 एचओडीज है। इतना सारा काम अगर सरकार के पास आ जाएगा तो वित्त विभाग संभाल नहीं पाएगा। तो वित्त विभाग अपने अधिकारों को डेलीगेट करता है नीचे के लोगों पर, और जब डेलीगेट होता है तो आखिरी चैप्टर कहलाता है डेलीगेशन, जिसके अंदर सभी अधिकारियों को समुचित शक्तियां दे दी जाती है। वे शक्तियां जब इस्तेमाल करते हैं तो वित्त विभाग कहता है अब आप हमसे मत पूछिए, हमने पावर आपको दे दिए, आप इनको वापर सकते हैं। यहां तक हमने आपको जो व्यू दिया वो वॉल्यूम 1 का दिया। इसका अंग्रेजी अनुवाद पुनः आपके सामने मौजूद है। लीव की टाइप्स, ज्वाइनिंग टाइम, फॉरेन सर्विस, लोकल फंड के तहत सेवाएं, रिकॉर्ड रूम का रिकॉर्ड, सर्विस का रिकॉर्ड, और डेलीगेशन पावर। ये आपका वॉल्यूम 1 पूरा हो जाता है। आपको इन तमाम चीजों की जानकारी लेने के लिए वॉल्यूम 1 देखना होगा, और ये विशाल ग्रंथ है जो 167 नियमों से बंधा हुआ है। अब अपने वॉल्यूम 2 में आते हैं। वॉल्यूम 2 अनेक प्रकार के प्रावधान और हमारे लिए करता है। जैसे हमारी कैजुअल लीव वॉल्यूम 2 में आती है, हम 15 कैजुअल लीव लेंगे साल में, आकस्मिक अवकाश, ये वॉल्यूम 2 से लेंगे, वॉल्यूम 1 से नहीं लेंगे। जबकि वॉल्यूम 1 में भी आपने अवकाश के बारे में हवाला देखा है, वो हवाला आकस्मिक अवकाश को छोड़ करके दिया गया। आकस्मिक अवकाश और क्षतिपूर्ति अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, निरोधावकाश इस वॉल्यूम में डाले गए। ये वो अवकाश है जो विशेष परिस्थितियों के कारण हमारे को मिलते हैं।
और ये परिस्थितियां वॉल्यूम 2 में डिफाइन की गई है। ये अवकाश जब आप लोगे तो वॉल्यूम 1 के अवकाश कंबाइंड नहीं हो सकेंगे। हमारी लीव का एक खाता रखा जाएगा जो RSR में चिपकाया जाएगा, जिसको मोड़ करके RSR में रख दिया जाएगा, और ये जब खोला जाएगा तो RSR की पुस्तिका से लंबा हो जाएगा। इसके अंदर हमारे द्वारा दिए गए और लिए गए अवकाश का ब्यौरा होगा। इसका जो खाका है वो आपको वॉल्यूम 2 में नजर आएगा, जहां से उठा करके RSR ये सेवा पुस्तिका में चिपकाया जाता है। समय समय पर हमें कभी कभी एग्रीमेंट करने पड़ेंगे सरकार में। तब एग्रीमेंट करेंगे तो एग्रीमेंट के प्रोफार में RSR के वॉल्यूम 2 में आपको दिखाई देंगे, जिनका इस्तेमाल आप समय समय पर करोगे। शक्तियों का प्रतियोजन किन्हें किन्हें किया गया है ये भी आपको यहाँ दिखाई देगा। विभाग अध्यक्षों की सूची जो मैंने बताई, 452 की सूची जो आपको मिलेगी GFR में, और 130 की सूची मिलेगी आपको RSR में। ये सूची आपको यहाँ नजर आएगी। समय समय पर हमें बंधन देने होंगे। हम कभी कभी सरकार के बंधन में आ जाएंगे, तो उन बंधनों का जो प्रोफार्मा है वो आपको वॉल्यूम 2 में दिखाई देगा। इसके अलावा RSR कहता है आप सीएल कंपल्सरी लीव, स्पेशल लीव, क्वारंटाइन लीव को छोड़ करके रेगुलर लीव जब आप मांगोगे सरकार से, तो जिस प्रोफार्मे पे आप भरोगे वो प्रोफार्मे का खाका आपको यहाँ दिखाई देगा। इसके अलावा गवर्नमेंट एकोमोडेशन के तौर पर आपको 2 रूल और दिखाई देंगे आपको यहाँ पर। एक तो राजकीय आवास आवंटन के लिए आपको प्रार्थना पत्र कैसे देंगे, आवंटन कैसे होगा, मकान कौन सा होगा, किस कैटेगरी का इंटीरियर एनवायरनमेंट है, और वो आवंटन कैसे होता है, कौन कौन से किराए हमारे द्वारा चुकाए जाते हैं, कब खाली करना होता है, क्या हमारी पात्रता है, इन सब के नियम आपको यहाँ दिखाई देंगे। और जब हमको क्वार्टर मिल जाएगा, राजकीय आवास मिल जाएगा, किस दर से हमारी कटौती होगी सैलरी में से, कब HRA नहीं मिलेगा, कब सरकारी आवास के मेंटेनेंस कौन करेगा, उसके नल बिजली का खर्चा कैसे होगा, इन सब के बारे में प्रावधान आपको यहाँ दिखाई देंगे। इसके अलावा 26 जनवरी और 15 अगस्त और अन्य अवसरों पर यदि सरकार ये उचित करती है, उचित पाती है कि हमारी बहुत बड़ी मेरिट है, हम योग्य हैं, हमें इनाम के लिए सोचा जाना चाहिए, हमारा नाम सरकार को रेफर किया जाना चाहिए, सरकार हमें एक पॉइंट पर नाम पुकार के हमें अवार्ड प्रदान करे, प्रशंसित करे, तारीफ करे, कोई हमें मेमोंटो दे, इस कार्य के प्रावधान जितने भी है वो सारे आपको यहाँ दिखाई देंगे। 26 जनवरी, 15 अगस्त, शिक्षक दिवस, स्वास्थ्य दिवस, जनसंघ दिवस और अनेक दिवस जब जब विभाग में मनाए जाते हैं, उनमें यदि किसी प्रकार के इनाम का प्रोविजन है तो उन इनाम का नाम कैसे जाएगा, हमारी क्या देखी जाएगी, क्या रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसकी छटनी कैसे होगी, इनाम कैसे कंसीडर होगा, कैसे हमें मिलेगा, कैसे हम प्राप्त करेंगे, क्या रूल होंगे, इन सब के प्रावधान आपको वॉल्यूम 2 में दिखाई देंगे। तो वॉल्यूम 1 विशद है, वॉल्यूम 2 परिशिष्ट और परिपत्र लिए हुए है। वॉल्यूम 2 में कोई नियम नहीं है, वॉल्यूम 1 में नियमों का संग्रह है। वॉल्यूम 2 में अगर कोई नियम है, केवल मात्र गवर्नमेंट एकोमोडेशन के जो अलग से पृथक से बनाया गया एक आवंटन नियम है और एक किराया निर्धारण नियम। अब हम इनका कर्स रिव्यू बंद कर देते हैं और शॉर्ट पे आपको RSR के बारे में ले चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप पहले ध्यान रखिए कि आपका पशुपालन विभाग है, ये मुख्यालय है, जयपुर में टोंक रोड पर स्थित निदेशालय है, ये आपका हेडक्वार्टर कहलाता है। ये विभाग पूरे राजस्थान को कंट्रोल करता है। इस विभाग की ब्रांचेस रीजनल लेवल पर 10 संभाग में हो सकती है और 50 जिलों में हो सकती है और अनेक तहसीलों में, उपखंड और गांवों में भी हो सकती है। ठीक है, तो विभाग का विस्तार कितना है, विभाग कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये जानकारी आपको निदेशालय स्तर पर मिलेगी। और ये जो निदेशालय ये प्रधान कार्यालय कहलाता है, सभी प्रकार के आदेश यहाँ से निकलते हैं और हम तक पहुँचते हैं। और जो हमारा रीजनल सेटअप है और जिला स्तर का सेटअप है और एरिया लेवल का सेटअप है, ये अधीनस्थ कार्यालय कहलाता है। अधीनस्थ कार्यालय का मतलब हो गया हम निदेशालय के अधीन है, हम उनकी इकाइयां हैं, हम दफ्तर हैं, कार्यालय हैं। निदेशालय कार्यालय नहीं होता, निदेशालय हेडक्वार्टर कहलाता है, उसको हम प्रधान कार्यालय बोलते हैं। निदेशालय जब पत्र लिखता है और कोई आदेश जारी करता है, अपने आप को राजस्थान सरकार निदेशालय पशु चिकित्सा विज्ञान इस प्रकार लिखता है। लेकिन जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो कार्यालय पशुपालन अधिकारी, कार्यालय जिला पशुपालन अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक, कार्यालय सहायक निदेशक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, इस प्रकार से लिखते हैं। क्योंकि हम कार्यालय हैं, हमारा ऑफिस होता है,
निदेशालय का कार्यालय नहीं होता है, निदेशालय के अंदर कार्यालय बंद होता है। अतः निदेशालय हमारे बीच में आधारभूत अंतर है। राज्य सरकार निदेशालय पर एक विभागाध्यक्ष को लगाती है। ये विभागाध्यक्ष परिशिष्ट 8 के तहत गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, जो निदेशक के रूप में विख्यात होता है। हमारा निदेशक 3 पुस्तकों से शक्तियां प्राप्त कर हमारे शासन को संभालता है। सबसे पहले आरएसआर, जिसके तहत हमारे सेवा संबंधी मामले और पावर डेलीगेशन की बातें निदेशालय के जरिए हमें मालूम पड़ती है। वित्तीय मामले और वित्तीय डेलीगेशन जीएफआर के तहत निदेशालय द्वारा सेट किया जाता है। सीसीए नियम के मुताबिक रूल 12 के तहत हमारे नियुक्तिकर्ता अधिकारी बताए जाते हैं और रूल 15 के तहत हमारे अनुशासन प्राधिकारी बताए जाते हैं। अगर राजस्थान की स्थिति देखो तो राजस्थान के आरएसआर के मुताबिक राजस्थान में 130 एचओडी ए क्लास एचओडी है और 57 बी क्लास एचओडी है, जिन्हें बी क्लास न कह करके अदर क्लास 1 कहा जाता है। ये जो संख्या आपको दी गई ए और बी की, ये अभी 4 जनवरी 2021 तक नियत की गई है, इसमें कोई चेंज अभी तक नहीं आया है। ये 131 भी हो सकती है, 58 भी हो सकती है और 129 और 56 पे भी जा सकती है। ठीक है, इसमें रद्दोबदल वित्त विभाग द्वारा किया जाता है। ये जो 130 अधिकारी 100 और 57 अधिकारी हैं, ये आरएसआर को यूज करते हैं और आरएसआर इनको प्रदान की जाती है। जीएफआर के तहत हमारे यहाँ 23 फरवरी 2024 को आखिरी परिवर्तन हुआ था, जिसके मुताबिक राजस्थान में वित्तीय अधिकारों को लेकर हमने 452 एचओडी बनाए और सीसी रूल्स के मुताबिक हमने 116 लोगों को एचओडी बनाया है। जब कोई विभाग का अध्यक्ष हो जाता है तो निदेशक कहलाता है। वो अपनी सहायता के लिए पूरे राजस्थान में ढेर सारे लोगों को हेड ऑफ ऑफिस बनाता है और हेड ऑफ ऑफिस अपने अपने दफ्तरों को संभालते हैं। तो विभाग अध्यक्ष का दायित्व है कि वो जीएफआर के रूल 3A के तहत समय समय पर यथास्थान अपने अधीन कार्यालयों को डाकडोर किसी हेड ऑफ ऑफिस को सुपुर्द करे और उनका मार्गदर्शन प्रदान करे। हेड ऑफ ऑफिस अगर चाहे कि वो भारी हो रहा है, कार्यभार से भारी है, तो वो रूल नंबर 3B के तहत अपनी शक्तियों का एक भाग डीडीओ को ट्रांसफर कर सकता है और किसी अधिकारी को डीडीओ नामजद कर सकता है और उसे पावर डेलीगेट कर सकता है और वो ऐसी स्थिति में आरण वितरण अधिकारी कहलाएगा और वो आरण वितरण का कार्य देखेगा। अगर वो ऐसा डेलीगेशन नहीं करता है तो हेड ऑफ ऑफिस खुद डीडीओ कहलाएगा और वो अपना अधिकारी किसी को तैनात नहीं करेगा। इस प्रकार राजस्थान में सभी भागों में विभाग की बागडोर एचओडी के पास होती है, जो इंटर्न हेड ऑफ ऑफिस नियुक्त करता है, जो इंटर्न डीडीओ नियुक्त करता है। तो ये 3 पदाधिकारी आरएसआर, जीएफआर और सीसी रूल्स के मुताबिक काम करते हैं। डीडीओ केवल जीएफआर के तहत होता है, आरएसआर में डीडीओ का कोई काम नहीं है और सीसी रूल्स में डीडीओ का कोई काम नहीं। सीसी रूल्स आरएसआर हेड ऑफ ऑफिस के नीचे नहीं जाते, हेड ऑफ ऑफिस तक ही चलते हैं। सरकारी विभाग की संरचना आपके सामने दिखाई गई है। किसी भी विभाग का ढांचा कैसे होता है, एक एचओडी होगा, उसके नीचे एक एडिशनल डायरेक्टर होगा, उसके नीचे कोई हेड ऑफ ऑफिस होगा, उसके साथ समकक्ष अधिकारी होंगे जो राजपत्रित होंगे। फिर तमाम विभाग जो है एक अनुभाग में बढ़ जाएगा, खूब सारे अनुभाग होंगे। अनुभागों की संख्या अलग अलग विभाग में अलग अलग होगी, लेकिन हर जगह संस्थापना पाई जाएगी, लेखा पाया जाएगा, स्टोर पाया जाएगा, सांख्यिकी पाई जाएगी, अभिलेख होंगे। हो सकता है कहीं सामान्य सेक्शन भी होगा, कहीं आरटीआई भी पाया जाएगा, रोकड़ सेक्शन भी होगा, लीगल लिटिगेशन का सेक्शन भी होगा, आवक जावक भी होगी, गोपनीय कार्यों का एसीआर संबंधी सेक्शन भी होगा। तो ये सभी जगह कॉमनली पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं एक राजकीय विभाग प्राय इसी रूप में गठित होता है। जब राजकीय विभाग गठित हो जाता है तो राजकीय विभाग प्राय प्रशासनिक सचिव के नीचे होता है, जो सचिवालय में बैठता है। प्रशासनिक सचिव इंटर्न एचओडी को डायरेक्शन देता है, एचओडी इंटर्न हेड ऑफ ऑफिस को डायरेक्शन देता है। हेड ऑफ ऑफिस अपना लेखा संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य डीडीओ को देकर अलग हो जाता है और नहीं देता है तो दोनों काम खुद ही करता है। उसकी सहायता के लिए खूब सारे गजटेड अफसर होते हैं। उनके नीचे प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, उनके नीचे अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है, उनके नीचे सहायक प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है। डिपेंड करता है निदेशालय या विभाग या कार्यालय कितना विशाल और कितना बड़ा है। इसके बाद खूब सारे अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, खूब सारे निरीक्षक लेवल के लोग होते हैं
कंपाउंडर लेवल के लोग होते हैं, खूब सारे मंत्रालय कर्मचारी होते हैं, खूब सारे यूडीसी एलडीसी होते हैं जो वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक कहलाते हैं, और अनेक चपरासी हो सकते हैं। ये जो काली पट्टी में बंद लोग हैं, ये तमाम काली पट्टी के लोग हेड ऑफ ऑफिस के जस्ट नीचे होते हैं, और हेड ऑफ ऑफिस इनका हेड ऑफ ऑफिस होता है, यानी ऑफिस है और इनका हेड ऑफ ऑफिस। विभाग में विभाग अध्यक्ष पूरे विभाग का राजस्थान में सिर्फ एक होता है जो निदेशक कहलाता है, यह नियुक्तिकर्ता अधिकारी होता है। आपका विभाग संभाग आयुक्त के संभाग में कवर होता है। आप जिस जिले में तैनात होंगे वहां का जिला कलेक्टर आपका मुखिया हो, उसके आदेश भी आपको मानने होंगे। आप कार्याध्यक्ष होकर के अपने कार्यालय का भार संभालेंगे, और अगर डीडीओ बनाए जाते हैं तो वेतन वितरण संबंधी कार्य ट्रेजरी के साथ आप करेंगे। आपको रोजाना दफ्तर जाना होगा, रोजाना दफ्तर से काम करके घर पे आना होगा। आप जो रोज दफ्तर जाएंगे, ये रूल नंबर 7-8 कहता है आप ड्यूटी में माने जाओ, और आपकी ड्यूटी आवर्स सरकार तय करेगी। निदेशालय सामान्य प्रशासन विभाग को एक हक दिया गया है कि आपकी ड्यूटी के घंटे तय करें। वर्तमान में आपकी ड्यूटी घंटे 9:30 से 6 बजे कर रखे हैं, और 1:30 से 2 लंच का समय किया गया है। ये जो समय आप व्यतीत करोगे विभाग में, ये आपकी ड्यूटी कहलाता है, और यहाँ से आप अलग नहीं होंगे, कहीं बिना पूछे जाएंगे नहीं, अपने दफ्तर में तैनात रहेंगे और ड्यूटी आवर्स पूरी करके घर आ जाएंगे। ये आपका सरकारी दफ्तर है कल्पना के तौर पर, और आप सरकारी कर्मचारी के रूप में सामने खड़े हैं। इस दफ्तर में रोज आना है, रोज घर जाना है, रोज आना है, रोज घर जाना है। छुट्टी के दिन नहीं जाना है, और छुट्टी आपने अगर ली है तो नहीं जाना है, बाकी रोज आना है। 1 सितंबर 2008 से तय किया गया है कि आपको 9:30 बजे दफ्तर पहुंच जाना चाहिए, 6 बजे दफ्तर से घर जाना चाहिए। 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक बीच में आप लंच या भोजन अवकाश ले सकते हैं। 9:30 बजे दफ्तर खुलेगा, 9:35 तक आपको अपने पंजिका में साइन करना है या बायोमेट्रिक में अंगूठा लगाना है। 9:35 के बाद आपको आपका अधिकारी साइन करने से इनकार कर सकता है, क्योंकि आप लेट हैं। 9:40 तक आपके कथन सुन करके आपको आज्ञा दे सकता है कि ठीक है, लेट है, कोई बात नहीं, आवा जाइए। और 9:40 के बाद अगर आप नहीं आए तो आपके अटेंडेंस रजिस्टर में क्रॉस का निशान लग जाएगा, और आपका आधे दिन का अवकाश काट लिया जाएगा। विभाग अपनी अटेंडेंस को सेट करने के लिए कोई नियम जारी कर सकता है, और कोई प्रावधान, कोई सॉफ्टवेयर, कोई ई गवर्नेंस का मैकेनिज्म लगा सकता है। 1:30 बजे जब आपका लंच होगा तो आप 2 बजे तक फ्री हैं। 2 बजे आकर के दफ्तर में साइन करेंगे तो 5 मिनट आपको साइन करने के लिए दिए जाएंगे। फिर 2:10 तक आप साइन अधिकारी के नजर में आके करेंगे। 2:10 के बाद आप फिर लेट हो गए तो बाकी बचे आधे दिन की छुट्टी फिर कट जाएगी। जो अधिकारी 1 माह में 3 दफे ऐसा मौका दे देगा कि वो 10-10 पे नहीं आया, लेट आया, क्रॉस लग गई, क्रॉस लग गई, क्रॉस लग गई, तो उसके खिलाफ सीसी रूल 17 कहता है चार्जशीट दी जा सकती है। अधिकारी नहीं दे उसकी मर्जी है, लेकिन देना चाहे तो रूल कहता है कि दी जा सकती है, क्योंकि वो आदतन लेट कमर माना जाएगा, क्योंकि उसने महीने में 3 बार ऐसा मौका दे दिया। अवकाश, अवकाश के बारे में शॉर्ट में इतना बता दूं, अवकाश राजस्थान सेवा नियम का चैप्टर है। अवकाश 2 प्रकार के होते हैं, एक हॉलीडे होते हैं, उसको भी हिंदी में अवकाश कहते हैं, एक लीव होते हैं, उसको भी अवकाश कहते हैं। लेकिन लीव हिंदी में अवकाश, लीव हिंदी में छुट्टी में बेसिक अंतर है। जब लीव अवकाश माना जाता है, इंटर्न 2 प्रकार का होता है, एक हॉलीडे और एक लीव। और लीव जब आप छुट्टी बोलोगे तो ये हमारे द्वारा मांगी जाती है, और हॉलीडे यानी अवकाश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो सरकार द्वारा दिए जाने वाला अवकाश हॉलीडे, और हमारे द्वारा मांगे जाने वाला अवकाश लीव। लीव 2 प्रकार की होती है, एक कैजुअल जो अकस्मात परिस्थिति पैदा होने पर हमारे द्वारा मांगी जाती है, एक रेगुलर जो प्लान तरीके से हम मांगते हैं। जो प्लान तरीके से हम मांगते हैं वो नियमित अवकाश है, ये वॉल्यूम 1 में लिखा गया है। और जो कैजुअल होने पर हम मांगते हैं वो साल में 15 होते हैं, वो हम RSR वॉल्यूम 2 के तहत हम मांगते हैं। इनके दोनों के पृथक पृथक वॉल्यूम होने की वजह से
हम इनको कंबाइन नहीं कर सकते। आप सोचोगे मैं 2 सीएल लूं और 4 पीएल लूं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि दोनों के लीव अलग अलग है। सीएल आपकी चलेगी वॉल्यूम 2 से, पीएल चलेगी वॉल्यूम 1 से। दोनों को पृथक करने का रीजन यही है कि दोनों का सामंजस्य अलग नहीं है। जब लीव सरकार देती है तो इसको गजेटेड हॉलीडे कहते हैं, और जब हमारे द्वारा मांगी जाती है तो ये नॉन गजेटेड होती है। जब सरकार देती है तो गजेटेड क्यों होती है? गजेटेड होने के पीछे रीजन ये है कि सरकार 12 महीने की छुट्टियां एक साथ अक्टूबर महीने में जीएडी के जरिए जारी करती है। जब जीएडी के जरिए कैलेंडर जारी होता है तो वो कैलेंडर गजट में छपना अनिवार्य होता है, अतः वो गजेटेड कहलाता है, और गजट में छपते ही वो हमारे पास आ जाता है। उसके छपने से पहले सरकारी बाजार में डायरिया, दैनंदिनियां, नोटबुकें, कैलेंडर नहीं छपते। ये तमाम चीजें कैलेंडर गजेटेड हॉलीडे जारी होने के बाद छापे जाते हैं और हमारे घर में आ जाते हैं। सरकार का कैलेंडर 3 स्याही में छापा जाता है, लाल, काली और नीली। काली स्याही में छपे हुए दिन हमारी नौकरी के हैं, लाल स्याही में छपे हुए दिन हमारे दफ्तर नहीं जाने के हैं, और नीली स्याही में छपे हुए दिन हमारे द्वारा केवल साल में 2 बार मांगे जा सकते हैं, बस, इससे अधिक नहीं। गजेटेड हॉलीडे के बाद हम जब हॉलीडे को फिर फर्दर डिवाइड करेंगे तो 3 भाग में डिवीजन हो जाएगा। पहला डिवीजन हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा दी गई छुट्टियां। राजस्थान के जिला कलेक्टरों को अपने अपने जिले में 2 छुट्टियां घोषित करने का अधिकार है। ये 2 छुट्टियां स्थानीय मेले, स्थानीय त्योहार को ध्यान में रखते की जाएगी। ये छुट्टी जब कलेक्टर जारी करेगा तो सभी राजकीय विभाग उस जिले के अवकाश मनाएंगे। नेक्स्ट, राज्य सरकार किसी जिले में किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 के तहत छुट्टी घोषित कर सकती है। तो वो लोग छुट्टी बनाएंगे जो मतदान करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार किसी नेता के निधन हो जाने पर शोक स्वरूप भी छुट्टी घोषित कर सकती है और झंडे झुका सकती है, और शोक की अवधि 3 दिन से 7 दिन रखी जा सकती है। जब सरकार हमें कैजुअल लीव और लीव देगी जो मांगेंगे छुट्टियां, वो इंटर्न 2 प्रकार की होगी। एक आकस्मिक, जो पुनः कुछ प्रकार की होगी, जैसे आकस्मिक 15, विशिष्ट आकस्मिक, विशिष्ट अवसरों पर क्षतिपूर्ति, दफ्तर छुट्टी होने पर खोला जाए, हमें बुलाया जाए तब, निर्ध अवकाश तब जब कोई छूत की बीमारी हो जाए और हमारे दफ्तर जाने से अन्य लोगों को संक्रमित हो जाए तब, और प्रतिबंध ऐच्छिक अवकाश तब जब हम नीली छुट्टियां जो नीली स्याही में छापी गई कैलेंडर में, उनमें से हम कोई 2 मांगे तब। ये तमाम छुट्टियां कैजुअल है। वॉल्यूम 2 की छुट्टियां हैं जो आइसोलेटेड मांगी जाएगी, इनके साथ वॉल्यूम 1 क्लब नहीं होगा। तब आता है वॉल्यूम 1 का अवकाश, जो हमें नियमितीकरण के बाद मिलेगा। आप लोग जब प्रोबेशन पूरा कर लोगे, नियमित वेतन मिल जाएगा, तो 1 साल आपको और वेट करना पड़ेगा। जैसे 2 साल वाले प्रोबेशन 3 साल के बाद ये छुट्टियां पाएंगे, और 1 साल के प्रोबेशन वाले लोग 1 साल और नौकरी करने के बाद ये छुट्टियां पाएंगे। ये छुट्टियां नियमों की होगी, हर छुट्टी का नियम होगा जिसके तहत वो डिफाइन होगी। तो ये 13 छुट्टियां हैं जो आपके साथ अटैच हो जाएगी, और आप इनको उन्हीं नियमों के तहत दोगे जो नियम ब्रैकेट में लगाया गया है। ये छुट्टियां कैसे कहलाएगी? उपार्जित अवकाश 1, अर्ध वेतन अवकाश 2, रूपांतरित अवकाश 3, अदेय अवकाश 4, असाधारण अवकाश 5, विशेष असमर्थता अवकाश 6, मातृत्व या प्रसूति अवकाश 7, पितृत्व अवकाश 8, बच्चा गोद लेने का अवकाश 9, बच्चे की रक्षा करने का अवकाश 10, अस्पताल अवकाश 11, अध्ययन अवकाश 12। ये तमाम छुट्टियां रेगुलर है, ये आरएसआर के फॉर्म पर ही अप्लाई होगी और इनको मांगे जाने पर दी जाएगी, और इनके निकलने के, इनके जारी होने पर इनके आदेश जारी करने होंगे कि इनको ऐसे ऐसे अनुमत किया जाता है। जो सेवा में नए नए आएंगे उनके उनके आकस्मिक अवकाश ऐसे मिलेंगे। 3 महीने की नौकरी कर ली तो 5 अवकाश, 3 माह से ज्यादा नौकरी कर ली और 6 महीने के नीचे नीचे रहे तो 10 अवकाश, और 6 महीने से क्रॉस करके आप 12 महीने तक चले गए तो 15 अवकाश। और ये नई नौकरी वाले जैसे ही अपना नियमितीकरण करेंगे तो ये तालिका रद्द हो जाएगी
और उन्हें 15 अवकाश बिना देंगे। लेकिन जब तक वो प्रोबेशन पर रहेंगे उन्हें इसी प्रकार से अवकाश मिलेंगे 3 माह तक, 3 माह से ऊपर और 10 और 6 माह के ऊपर 15। ये आनुपातिक होंगे। आनुपातिक का मतलब हो गया अगर 1 महीने की नौकरी पूरी करी है तो सिर्फ 1, 4 महीने की नौकरी करी है तो 4। अनुपातिक कहते हैं इसको। एक साथ ये नहीं 15 मिलती थी, एक साथ 15 दिन लेके बैठ गए। मजे ले गए वो। बता रहा है यार 10 दिन से ज्यादा एक साथ आकर हो गया इनको। क्षतिपूर्ति अवकाश ये तब दिए जाएंगे जब कोई सरकारी विभाग अवकाश के दिनों में अपना कार्यालय खोले और आदेश जारी कर किसी कर्मचारी अधिकारी को बुलाए और वो छुट्टी के दिन दफ्तर में काम करके वापस घर चला जाए। एवज में जो अवकाश मिलेगा वो दूर जाना पड़ा उसको उधर। और ये अवकाश चपरासियों को नहीं मिले, चपरासियों को मिलेगा, लिपिकों को मिलेगा, राजपत्रित को नहीं मिलेगा, अधीनस्थ सेवा को नहीं मिलेगा। उन्हें निःशुल्क बिना किसी लाग लपेट के अधिकारी के आदेशों को मानते हुए आना होगा। निजी स्टाफ को नहीं मिलेगा, स्टेनो को नहीं मिलेगा, निजी सहायक को नहीं मिलेगा, रीडर पेशकार को नहीं मिलेगा। रेगुलर अवकाश चाहे प्रसूति अवकाश हो, चाहे पितृत्व अवकाश हो, चाहे असाधारण अवकाश हो, चाहे बच्चों का अवकाश हो और चाहे कोविड-19 का अवकाश हो, ये सारे अवकाश प्रोबेशन पर भी मिलेंगे। जब आप अवकाश मांगोगे तो 3 प्रकार के तरीके हैं। आकस्मिक अवकाश सादे कागज पर मांगा जाएगा। सभी रेगुलर अवकाश आरएसआर के फॉर्म पर मांगे जाएंगे जिसका क्रमांक है परिशिष्ट 19। और चाइल्ड केयर लीव 103C में वर्णित निर्धारित प्रपत्र मांगा जाएगा तो आपको मिलेगा। और जिन अवकाशों को मांगने के लिए कोई प्रमाण पत्र लगाने अटैच करना जरूरी है वो प्रमाण पत्र नहीं लगाओगे तो नहीं मिलेगा। जैसे मेडिकल लीव आपने ली और मेडिकल प्रमाण पत्र फिटनेस का नहीं लगाया तो अवकाश अधूरा माना जाएगा। प्रसूति अवकाश मांगा और डॉक्टर का पर्चा नहीं लगाया तो नहीं माना जाएगा। तो जहां जहां प्रमाण पत्र आवश्यक है वे लगेंगे, जहां प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है लगाने की जरूरत नहीं है। और इन तमाम अवकाशों को सक्षम प्राधिकारी मंजूर करेंगे और सक्षम अधिकारी आरएसआर में डिफाइन किए गए हैं। नई नियुक्ति पर और तबादला होने पर आपको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा जिसकी एक तालिका सिर्फ यह है आपके सामने कि जहां आप तैनात हो, जहां से आपका तबादला हुआ है वो तबादला अगर 1000 किलोमीटर से नीचे की सीमा में हुआ है ट्रेवल करने की तो आपको 10 दिन तक उस नए कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। आप पुराने कार्यालय में बैठ करके 10 दिन में अपना पैकिंग कीजिए, अपनी फीस जमा कराइए, बच्चों की स्कूल की टीसी कटाइए, मकान किराया चुकाइए, देनदारी चुकाइए और 10 दिन बाद रेल में बैठ के 11 दिन पहुंच जाइए। और यदि आपकी दूरी उस स्थान की 1000 किलोमीटर 200 किलोमीटर से ज्यादा है तो ये अवधि आपके 12 दिन हो जाएगी। 200 किलोमीटर से नीचे है तो अवधि 10 दिन रहेगी। 1000 से ज्यादा होने पर 12 दिन और 15 दिन और 2000 से ज्यादा होने पर 15 दिन और 15 दिन। अब आपके दिमाग पे आएगा कि साहब ऐसा कौन सा शहर है राजस्थान में जो 1000 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर दूर है। अगर दूरी देखी जाए तो जयपुर से डूंगरपुर की दूरी भी 555 किलोमीटर है। जैसलमेर भी 1000 से नीचे है। लेकिन आपको बता दूं कि राजस्थान के कई विभाग ऐसे जिनके पद राजस्थान के बाहर खुले हुए, जैसे पर्यटन विभाग, इसका एक पद चेन्नई के अंदर है, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन, जिसका काम है साउथ के लोगों को राजस्थान की ओर मोटिवेट करना घूमने के लिए और वहां उनको ब्रोशर बताना है राजस्थान के और इंडिया के कि साहब नॉर्थ के अंदर ये देखने का है, आप आइए पधारो हमारे देश। बीमा विभाग का एक पद बीकानेर हाउस दिल्ली में बैठा हुआ है। राजस्थान के सर्किट हाउस का एक पद नवी मुंबई के अंदर है जहां पर हमारा कुक, हमारा मैनेजर बैठा हुआ है जो बॉम्बे बैठा हुआ है। इसलिए दूरी का चार्ट आपका जाता है और कोई कारण नहीं है। आगे आइए सेवा अभिलेख। रूल नंबर 158 से लेकर 164 तक हमारी नौकरी का रिकॉर्ड विभाग रखेगा।
हमारी एक व्यक्तिगत पत्रावली खोली जाएगी प्रथम नियुक्ति के साथ। उसके अंदर हमारा अपॉइंटमेंट लेटर, हमारी ज्वाइनिंग, हमारा मेडिकल सबसे पहले पत्रित किया जाएगा। इसके बाद हम हमारे विभाग से जब-जब पत्राचार करेंगे, जब-जब हमारे सरकारी पत्राचार होंगे, वे सभी पत्राचार हमारी व्यक्तिगत फाइल में पंजीकृत होते चले जाएंगे। इसके अलावा हमारी एक सेवा पुस्तिका खोली जाएगी। सेवा पुस्तिका विभाग आपको खाली देगा। उसके अंदर अच्छी-अच्छी हैंडराइटिंग में आप प्रथम 2 पेज भरवाओगे, चाहे आपका लिपिक पेज भरे, चाहे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी तो आपसे भरवाया जाए। उसमें आपका गृह निवास का शहर, आपका नाम अंग्रेजी हिंदी में, आपका पता, आपकी योग्यताएं जो आपने ग्रहण की है नौकरी मिलने से पहले, आपके अंगूठे के निशान 5 उंगलियों के, आपके वे हस्ताक्षर जो आप नौकरी में रोज करोगे, ये सब करके आप अपने हेड ऑफ ऑफिस के प्रमाणित करा के मोहर लगा के सेवा पुस्तिका अपने ऑफिस में दे दोगे। और आपका ऑफिस इस सेवा पुस्तिका को हर बार लगातार एंट्रियां करता जाएगा, मोहरें लगाता जाएगा और साल में एक बार आपको दिखाता चला जाएगा और बदले में आपके साइन भी लेगा कि आपने देख ली है। सेवा में रहते हुए आपसे कई लोग नाराज होंगे, कई लोग चिढ़ेंगे, कई लोग आपके ईर्ष्या करेंगे, आपसे लोग नाराज होंगे, तो आपकी शिकायतें करेंगे गुमनाम बन करके, आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, आपकी इंक्वायरी होगी, आपकी विजिलेंस होगी। तो ऐसी तमाम शिकायतें जब विभाग में पहुंचेगी तो आपका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, क्या शिकायत है, क्या आरोप है, क्या जांचें चल रही है, इसका भी एक रिकॉर्ड निदेशालय और विभाग रखेगा। इसके अलावा आपको जब कभी 26 जनवरी, 15 अगस्त किसी अच्छे अवसर पर इनाम मिलेगी, आपको कलेक्टर साहब नवाजेंगे किसी पुरस्कार से, राज्यपाल इनाम देगा, राष्ट्रपति इनाम देगा, आपके मेडिकल सेक्रेटरी इनाम देंगे, आपके डायरेक्टर आपको प्रशंसा देंगे, तो इनका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये तमाम रिकॉर्ड सर्विस रिकॉर्ड कहलाएगा। इसमें से प्रथम 2 रिकॉर्ड आपकी तैनाती स्थान पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और बाकी के 2 रिकॉर्ड निदेशालय के पास और सरकार के पास रहेंगे। ये जो प्रथम 2 रिकॉर्ड है, ये आपकी जहाँ-जहाँ नौकरी होती रहेगी, वहाँ-वहाँ इनका तबादला होता चला जाएगा और ये तबादला होते-होते आप अंततोगत्वा आपकी सारी सेवा काल का जो अंतिम समय आएगा, वहाँ ये रिकॉर्ड चला जाएगा और वहाँ से आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। ये जो सेवा पुस्तिका है, इसके बारे में आपको बता दूं, सेवा पुस्तिका आपका एक अहम रोल प्ले करती है। इसमें आप अपना नाम, अपने नाम की स्पेलिंग जो है बिल्कुल साफ साफ लिखें, आपकी जन्म तारीख शब्दों में, अंकों में साफ साफ लिखें। 10वीं का प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी विभाग में जमा कराएं, जिसके आधार पर आपकी डेट ऑफ बर्थ नोट की जाएगी। डेट ऑफ बर्थ के नीचे दोबारा साइन होंगे, अधिकारी की मोहर लगेगी और डेट ऑफ बर्थ पर पारदर्शी टेप चिपकाई जाएगी ताकि उसके ऊपर कोई भी हैंड राइटिंग के जरिए रद्दो बदल नहीं कर सके। जब आप सेवा पुस्तिका में साइन करेंगे तो याद रखें, साइन हिंदी में ही करें। सुपाठ्य है, अपाठ्य है, इसकी कोई शर्त नहीं है। साइन अपैरेंटली दिखने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि हिंदी में किए गए। जो साइन आप करें सेवा पुस्तिका में, वही साइन सरकार में यथास्थान सभी आदेशों में, नोट शीटों में करते चले जाएं। साइन 2 प्रकार के करने की आदत डालें। एक लघु हस्ताक्षर जो ओसी पे किए जाएंगे और एक मेन हस्ताक्षर जो आप प्रथम कागज पर करेंगे। लघु हस्ताक्षर अटेंडेंस रजिस्टर में किए जाते हैं, सरकारी दस्तावेज फुल साइन किए जाते हैं और कार्यालय प्रतियों में छोटे साइन किए जाते हैं। लेकिन बैंकों में, बचत पत्रों में, अपने गोपनीय कार्यों में, अपने व्यक्तिगत कार्यों में आप किसी भी भाषा में साइन कर सकते हैं, उसका कोई रोक नहीं है। लेकिन सरकारी साइनों को व्यक्तिगत कामों में न वापरें, क्योंकि सरकारी साइन सरकार में किए जाते हैं, बैंक में, बचत में, एफडी में, आरडी में अपने साइन किए जाते हैं, जो अपने खुद के होते हैं, वो अंग्रेजी में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे हमारे सरकारी साइन भले ही भिन्न हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो साइन अलग क्यों किए जाते हैं? वो इसलिए किए जाते हैं कि हमारी गोपनीयता बनी रहे, हमारा बैंक खाता सेफ रहे। हमारे सरकारी साइनों की कोई भी नकल कर सकता है, लेकिन बैंकों के साइन की नकल वही करेगा जिसने खुद ने साइन किए हैं। अतः हमें ध्यान रखना है। और ये साइन हमारे बॉडी के गठन के साथ, उम्र निकलने के साथ हर 5 साल बाद उनमें बदलाव आता है। ये हम नहीं करते, हमारे शरीर का आंतरिक कंपन वो बदलाव पैदा करता है। ठीक है, अतः हमारा रूल है, हम हर 5 साल बाद सेवा पुस्तिका में अपने साइन एंटर करावे और हेड ऑफ ऑफिस से वेरीफाई करावे।
इसके पीछे उद्देश्य ये कि आपके साइनों के नकल करके कोई आपके नाम का त्याग पत्र दे दे, तो क्या करोगे आप? तो सरकार कैसे महसूस करेगी कि ये त्याग पत्र सिर्फ आपने दिया है? तो सेवा पुस्तिका के साइनों से मिलान करने मालूम पड़ेगा कि ये साइन रियली आपके हैं। अतः साइन जब भी किए जाएं एक जैसे किए जाएं, लगातार वैसे किए जाएं, साइन में परिवर्तन सरकार में कभी नहीं किया जाए। रही बात शिकायतें, आरोप, जांच, इनके बारे में ध्यान रखें, इनसे दूर रहें, इससे बचें, अपने चरित्र को अच्छा रखें, राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के प्रावधानों का पालन करें, कभी भी आप पर शिकायतें, आरोप, जांच नहीं आएगी। रूल नंबर 165 से 168 तक सरकार ने प्रत्यायोजन शक्तियों का किया है। सरकार का कहना है कि जहां हम ठीक समझेंगे, हम वित्त विभाग में राजस्थान के राज्यपाल का सर्वोपरि मानेंगे। अतः राजस्थान के राज्यपाल आरएसआर के मुताबिक सर्वोपरि हैं। वे सभी प्रकार के आदेशों को जारी करेंगे। महंगाई भत्ते का आदेश जो जारी होगा 3% का, जो आज जारी किया गया भारत सरकार द्वारा, जब ये हम जारी करेंगे तो राजस्थान राज्यपाल की ओर से जारी होगा। उसमें लिखा जाएगा राजस्थान के राज्यपाल राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्तों को निम्नानुसार संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो राज्यपाल वित्त विभाग के प्रभारी हैं, सारी आरएसआर उनके नाम से चलेगी, लेकिन सरकार खुद आगे जाके कहती है कि हमने अपनी शक्तियां इन लोगों को भी सौंप दी है। जैसे कार्मिक विभाग भर्ती, वरिष्ठता, पदोन्नति के लिए सक्षम है, सेवा नियम बनाने के लिए सक्षम है, विभाग अध्यक्ष आरएसआर, जीएफआर, सीसी रूल्स को अप्लाई करने के लिए सक्षम है, प्रशासनिक विभाग राज्य सरकार के रूप में समस्त प्रकार के आदेश और आज्ञाएं जारी करने के लिए सक्षम है, नियुक्तिकर्ता अधिकारी विभिन्न पदों, संवर्ग और सेवा में नियुक्ति देने के लिए सक्षम है, संभागीय आयुक्त अंतर विभागीय तबादलों के लिए सक्षम है, जिला कलेक्टर आपकी सेवाएं विभिन्न कार्यों के लिए अपने कार्यालय में लेने के लिए सक्षम है, और वो अनुशासन अधिकारी के रूप में भी सक्षम है। हेड ऑफ ऑफिस आपको सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, अवकाश, सेवा पुस्तिका का संधारण, वेतन 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 वितरण आदि के लिए सक्षम है, और आरण वितरण अधिकारी ट्रेजरी संबंधी कार्य के लिए सक्षम है। ये सभी सक्षम अधिकारी किन किन कामों के लिए सक्षम है, ये जानने के लिए आपको आरएसआर का एक डेलीगेशन ऑफ पावर का चैप्टर देखना होगा, जो परिशिष्ट के रूप में आरएसआर में डाला हुआ है, और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, जबकि आरएसआर वर्टिकल फॉर्म में है। जब हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा देखोगे तो आपको इनकी सक्षमता उनके नाम के आगे इनके नियमों में दिखाई देगी। तो जब उन नियमों को देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये कार्य ये कर सकता है, ये कार्य ये कर सकता है, इसकी सक्षमता आपको मालूम होनी चाहिए। ये आपकी डेलीगेशन है। इसी के साथ अपनी क्लास को एक दो स्लाइड के साथ समाप्त करता हूँ। राजस्थान में आरएसआर के 7वें नियम में ब्रैकेट में 30वें नियम के एक क्लॉज में आपका प्रोविजन किया गया है कि आपका दर्जा प्रशिक्षार्थी होगा। आपकी सेवा अवधि प्रथमतः 1 या 2 वर्ष की होगी, जैसा कि नियुक्ति आदेश में लिखा होगा, और ऐसी स्थिति में आपको नियमितीकरण के लिए 1 या 2 वर्ष वेट करना होगा। आपको इस दरमियान वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी, आपको डेप्यूट कर दिया जाए तो भत्ता भी नहीं मिलेगा, कार्यभार ऋण भी आपको नहीं मिलेगा, केवल प्रथम नियुक्ति का मिलेगा जो भी नियुक्ति आदेश में लिखा होगा। बीमा और जीपीएफ की कटौती आपकी प्रारंभ नहीं होगी, जीपीएफ की कटौती प्रारंभ होगी, बीमा की बाद में होगी। तदर्थ बोनस आपको नहीं मिलेगा। राजकीय आवास मांगे जाने पर, उपलब्ध होने पर देय होगा। यात्रा भत्ता आदेश जारी करके आपको भेजा जाए तो देय होगा। अवकाश सिर्फ 1 महीने का देय होगा। इससे बियॉन्ड वित्त विभाग की और शासन की अनुमति लेनी होगी। वेतन चुनने का विकल्प होगा। कानूनी अनिवार्यता के तौर पर एप्रिन और वर्दी आपको अगर मिलेगी तो आपको मिलेगी, और आपको देय होगी, पहननी होगी। और नियत पारिश्रमिक 2 वर्ष या 1 वर्ष आपको मिलेगा। उस पर तब्दीली वित्त विभाग का वाला कोई नहीं कर सकेगा। इसके अलावा आपको कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। थैंक यू। एक सवाल आया है, इंग्लिश में साइन कर रहा है तो हिंदी में करना चाहे तो क्या करना? जब आप अंग्रेजी में साइन कर रहे हैं और आपको मालूम नहीं था कि आपको हिंदी में करने चाहिए थे, क्योंकि हमारे राजभाषा अधिनियम लगा हुआ है सरकार में,
जिस कहते हैं राजकारी हिंदी में संपादित किए जावे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगर नियम भी सारी सरकार जारी कर रही है और गजट में जा रहा है तो द्विभाषी होगा, पहले हिंदी में छपेगा फिर अंग्रेजी में छपेगा, जबकि हम हमेशा अंग्रेजी में पहले छापते, हिंदी में पहले छापते हैं। याद रखें, हिंदी में पहले, अंग्रेजी में बाद में। विधानसभा के तमाम कानून हिंदी में छापे जाते हैं, बाद में उनका ऑथराइज ट्रांसलेशन अंग्रेजी में जवाब दे जाता है। ठीक है, आपने अगर अंग्रेजी में साइन कर दिए नो प्रॉब्लम, हिंदी में साइन करें, और वो साइन जो करें वो पहले प्रैक्टिस करके तय कर ले कि मुझे ऐसे करने, वैसे ही करते चले जाना, और सेवा पुस्तिका में उनको एक बार करवा लो और प्रमाणित करा लो हेड ऑफिस से मोहर लगा करके, तो आपके मान्य हो। आपको मैंने नंबर दिए थे, अगर कोई सवाल हो RSR के मामले में कोई सवाल हो तो आप नंबर पे, मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, अभी तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान रखें, ये बहुत छोटा टुकड़ा है, RSR विशाल ग्रंथ है, ये एक सत्र में समेटने वाली नहीं है। मैंने बहुत काम की चीजें आपको दी है, बहुत काम की चीजें, बाकी तो बहुत बड़ा ग्रंथ है ये। हेलो सर, नमस्ते। सर एक क्वेश्चन, क्या प्रोबेशनल पीरियड में CCL ले सकते हैं, चाइल्ड केयर लीव फादर? CCL मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को उन शर्तों पर मिलेगा जो RSR 103C में लिखी गई है। तो पहले आप शर्तें चेक करो, क्या मेल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप वो शर्तें पूरी करते हो तो आपको बिल्कुल CL के लिए आप पात्र हो, CCL के लिए पात्र हो। सैंक्शन करना अधिकारी का दायित्व है, वो चाहे तो सैंक्शन करे और वो चाहे तो नहीं करे। अगर वो प्रोबेशन पर आप हो और CCL मांग रहे हो और आप पात्र हो और अधिकारी ने सैंक्शन कर दिया है, तो आपका प्रोबेशन उतने दिन आगे सरक जाएगा जितने दिन सैंक्शन किया गया है। सितंबर में ज्वाइन किया है, कितनी CL मिलेगी? सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने की 3 CL मिल जाएगी। क्योंकि आप सेवा में रहोगे तो अधिकारी 5 तक जा सकता है, लेकिन आपको 3 ही मिलेगी, 3 महीने की नौकरी है। सितंबर में आपने ज्वाइन किया, उसको 1 महीना मान लेंगे, 4 हो जाएगी। और पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश 15 दिन का आपको मिलेगा बकायदा, बाकी प्रोबेशन पर भी मिलेगा। डॉक्टर विक्रम सिंह देवल का सवाल था, पैटर्निटी लीव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। प्रोबेशन पर प्रसूति अवकाश मिलेगा, पितृत्व मिलेगा, क्षतिपूर्ति देय होने पर, शर्तें पूरी करने पर विभाग देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। ठीक है, और आकस्मिक अवकाश 15 मिलेंगे, नो प्रॉब्लम, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। एक डॉक्टर योगेश शर्मा ने पूछा था, दोनों में साइन कर दिए हैं तो केवल हिंदी के वैलिड ज्यादा रहते हैं? ज्यादा अच्छा है हिंदी में किए जाए। हाँ, जरूरी नहीं आप नाम लिख दो सीधे सीधा, आप उसको कोई रूप दे सकते हो जो पढ़ने में आवे चाहे न पढ़ने में आवे, लेकिन वो साइन दिखे, हाँ बस साइन हो रहे, खत्म। नीलम गोदारा, आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। सितंबर में ज्वाइन किया तो 3 मैक्सिमम 5। जो CL 12 रात को 31 दिसंबर की रात को 12 बजे तक ले लेंगे तो ले लेंगे, नहीं लेंगे तो गल जाएगी, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी है। जनवरी में 1 तारीख को फिर 15 खड़ी हो जाएगी। इसके ऊपर पूछ रहे हैं, इसलिए CL को ले लेना चाहिए समय समय पर। हाँ, ये ना 3 महीने, ये तो बताया ना, 3 महीने तक 5, 3 महीने तक 5, हाँ 5 तक है, मैक्सिमम 5 CL तक ले सकते हैं आप लोग। CL के रिगार्डिंग जितने सवाल आए थे वो हो गए होंगे शायद। और लीव विदाउट पे, वो लीव विदाउट पे 1 महीने तक आप ले सकते हो। 1 महीने के बाद जो आप लोगे, इन पे आपका सेवा काल बढ़ाया जाएगा। 1 महीने बाद आपकी शक्तियां जो नियुक्तिकृत अधिकारी के पास हो जाएगी और प्रशासनिक विभाग में, वित्त विभाग पर चली जाएगी। इसलिए असाध अवकाश को परिवेश काल में नहीं लेना चाहिए, कोशिश करो नहीं लेने का, काम पड़े ज्यादा अच्छा। ये कंटिन्यू कितनी लेने में ले सकते हो, काम पड़ जाए, इमरजेंसी हो जाए, लेनी पड़ेगी, लेकिन नहीं लो तो ज्यादा अच्छा। 2 सवाल, TADA अलाउड है इनको? TADA के लिए अपना रास्ता भत्ता नियम है 1971 का, उसमें लिखा गया है प्रोबेशन काल पर राजकीय कार्य से किसी व्यक्ति को नॉर्मली नहीं भेजा जाए, लेकिन भेजा जाए तो उसे एक लिमिटेड मात्रा में TA मिलेगा।
जिसका रूल में लिखा गया है, आपके लिए एक सेपरेट चैप्टर है, अंदर एक प्रोविजन है कि प्रवेश काल पे यात्रा भत्ता कैसे मिलेगा। तो उसमें भत्ता पूरा अनुसार के कार्यवाही, वो क्या कहते हैं, अनुसार में खर्चा, आना जाना, टांगा कुली सब नहीं मिलेगा, लिमिट कर रखी है उसकी आपके लिए, वो लिमिट है, उस लिमिट में मिलेगा। एक साथ कितनी मील भत्ते का लिमिट है उसका, तो यात्रा भत्ता 70 में आप देखना मिलेगा। ऐसा नहीं कि यात्रा भत्ता बिल्कुल नहीं मिलेगा, फ्री में आपको काम कराया जाएगा, आपको ऐसा नहीं। एक साथ कितनी सीएल? एक साल 10 से ज्यादा नहीं लेनी है, एट ए टाइम 10 से ज्यादा एक्सीड नहीं होगी। अगर सीएल ले रहे हो और घर छोड़ के जा रहे हो, यानी मेरा मतलब मुख्यालय छोड़ के जा रहे हो, तो पता लगाना अनिवार्य है कहाँ रहोगे, मोबाइल नंबर पता दोनों चाहिए बाईं तरफ अर्जी में। और अगर छुट्टी लेकर के कहीं नहीं जा रहे हो, घर में ही हो, तो पता और मोबाइल आवश्यक नहीं है। आपके मोबाइल पर अगर ग्रुप बना हुआ है तो एक RSR की पुस्तिका रीपा की PDF पे है, वो आपको मिल जाएगी। और एक नया संस्करण और आ गया अक्टूबर का, वो भी मैं इनको दे दूंगा, ये भी डाल देंगे। तो जो वो नया संस्करण जब आपके पास आ जावे तो पुराना डिलीट कर देना। नया अक्टूबर 2014 तक अमेंडेड, 24 तक अमेंडेड है। और आप लोगों की सीधी अपने विभाग में सीएल के सैंक्शनिंग के पावर सीधे जॉइंट डायरेक्टर को हैं। वो विभाग तय कर सकता है कौन देता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, सवाल आया था। Yes, yes. जॉइंट डायरेक्टर को है, परंतु कई जिलों में ये व्यवस्था कर रखी है कि जो ब्लॉक लेवल पे है या नोडल अधिकारी है, उसके वो अगर सहमति दे देता है तो जॉइंट डायरेक्टर उसको मान लेता है, परंतु नियमानुसार केवल जेडी ही इसके लिए एंटाइटल है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, मुझे आज्ञा दे, मैं प्रस्थान करता हूँ। आपको धन्यवाद कि आपने सुना, और कोई दिक्कत हो कभी पूछ सकते हो। मैंने मेरी साइट पर वो डाला है, मेरा फोन नंबर भी डाला है, ईमेल भी डाला है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी whenever you feel. Okay, thank you. एक मिनट। क्लास जो कि अब मुझे लेनी है सीसीए रूल के अरे चाय लेके आ जा भैया। तो अब हम आते हैं सीसीए रूल पे। अभी चौबीसा सर ने ये बताया है कि आपको क्या क्या करना है, और अब मेरा जो चैप्टर है वो ये है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या परिणाम होंगे। अगर आपने कोई छुट्टी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बिना परमिशन के छुट्टी ले ली, जैसा कि चौबीसा सर ने बताया भी था कि वो चार्जशीट भी हो सकती है। इन्हीं सब बातों के हिसाब से मैं अपना जो आज की क्लास मेरी है उसको शुरू करता हूं। इसका नाम है राजस्थान सिविल सेवा नियम वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील। वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील इसलिए रखा गया है कि पहले तो अपने जो राजस्थान की जो सेवाएं हैं उनका क्लासिफिकेशन हो। इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीसीए रूल्स। सीसीए रूल्स में पहले जो भी कार्मिक हैं, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, मंत्रालय हो, उन सब का किस तरीके से वर्गीकरण किया जाना है, उनके ऊपर क्या क्या नियंत्रण है, उनके ऊपर क्या क्या पाबंदियां हैं। और अगर आपने इन पाबंदियों को नहीं किया तो आपके ऊपर जो एक्शन होगा उसकी अपील कैसे की जा सकती है, उससे बचाव के आपके पास में रास्ते क्या क्या है। अपन शुरू करते हैं। सीसीए रूल में कुल 8 भाग है, कुल नियम 37 है। जो आप लोगों ने कभी सुना होगा सीसीएल 16-17, तो वो 16-17 जो है वो इन 37 में से है। ये कुल 8 भागों में बांटे गए हैं।
जिनकी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है। सामान्य है, वर्गीकरण है, नियुक्ति अधिकारी कौन है, निलंबन क्या होता है, निलंबन में क्या क्या मिलता है, अनुशासन एक अलग चैप्टर है। उसके बाद में अपील आप कैसे करोगे, अपील के बाद में भी आपके अपील की रिवीजन कैसे होगी, और कुछ चीजें ऐसी है जो कि इन सब के ऊपर डोमिनेट करेगी। वो इसके 8वें भाग में है। पहला भाग है सामान्य, जिसमें नाम, जैसा कि इसका राजस्थान सेवा नियम, वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील। आप लोगों ने देखा होगा अभी आज जो कल संशोधन नियम निकले हैं, उनमें पहला बिंदु जो आया था वो लिखा हुआ था, दिस रूल में बी कार्ड इज सो एंड सो, सो एंड सो। वो इसका रोल नंबर फर्स्ट होता है सभी नियमों में, आरएसआर में भी और सीसी रूल में भी। परिभाषाएं हैं कुछ, उसमें नियुक्ति अधिकारी, आप लोगों के आदेश निकले हैं, आप लोगों के जो आदेश निकले हैं वो शासन उपसचिव के हस्ताक्षर से निकले हैं। उसका अर्थ ये है कि आपके नियुक्ताधिकारी सरकार है। अगर किसी पशुधन सहायक, अपना मैं बात करूंगा अपने विभाग से रिलेटेड, अगर किसी पशुधन सहायक की या किसी मंत्रालय कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो वो राज्य सरकार से नहीं निकलती है, उसके लिए नियुक्ताधिकारी अलग तय होता है। अगर कोई 4th क्लास है, क्लास 4th है, गडरिया है, या आज की डेट में पशु परिचारक है, उसका नियुक्ताधिकारी अलग है। वो राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा या उसके हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो नियुक्ति अधिकारी आप लोगों के या गजेटेड ऑफिसर्स के मामले में सरकार हुआ करती है। जो भी आदेश निकलते हैं वो सरकार के हिसाब से निकलते हैं, सरकार की तरफ से निकलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले चौबीसा सर ने बताया था कि राज्यपाल की आज्ञा से, तो सरकार का जो मुखिया है वो राज्यपाल होता है। वो अपने जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स है उसके आधार पे नियुक्ताधिकारी नियुक्त करने के जो पावर्स हैं, उसमें सरकार ने शासन को दे रखे हैं, अपने विभाग के शासन सचिव या उनके बिहाफ पर शासन उपसचिव के आदेश निकाल। बात करते हैं विभागाध्यक्ष की। विभागाध्यक्ष अपने विभाग के मामले में निदेशक महोदय हैं। विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष दोनों में अंतर होता है। कार्यालय अध्यक्ष जिले के लिए जिला संयुक्त निदेशक है। आपके अपने संस्थान के लिए अगर आपके पास में 2-4 कर्मचारी है तो आप उन कर्मचारियों के लिए उनके कार्यालय अध्यक्ष आप हो, उनकी छुट्टी सैंक्शन करने के पावर आपको होते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अलग सारे प्रोविजंस अलग होते हैं। अगली जो परिभाषा दे रखी है वो अनुशासनिक कार्रवाई। अनुशासनिक कार्रवाई का मतलब होता है अगर आपके द्वारा कोई ऐसा काम कर लिया गया है जो नियमों के विपरीत है, तो उसमें आपको अनुशासनिक कार्रवाई करने का सामना करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं चार्जशीट या विभागीय जांच। राजपत्र के बारे में चौबीसा सर ने बताई दिया कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो राजपत्र के द्वारा ही प्रकाशित किए जाते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि आप और हम गजेटेड ऑफिसर इसलिए कहलाए जाते हैं कि हमारी पोस्ट को शुरुआत में गजट नोटिफाइड किया गया है। अदरवाइज जैसे राजूवास है, राजूवास में सभी वेटनरी डॉक्टरी राजूवास में जाते हैं, परंतु वहां के सभी असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर, इवन प्रोफेसर भी गजेटेड ऑफिसर नहीं होते हैं। उनको गजेटेड ऑफिसर्स के पावर नहीं होते क्योंकि उनकी पोस्ट का गजट नोटिफिकेशन नहीं है। राजूवास में केवल वीसी, वित्त सलाहकार और रजिस्ट्रार या जो राजस्थान सरकार के गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो वहां पे प्रतिनियुक्ति पे होते हैं, वही गजेटेड ऑफिसर होते हैं। उसके अलावा इवन डीन की जो पोस्ट होती है सबसे बड़ी पोस्ट होती है, परंतु वो भी गजेटेड नहीं है। आगे बात करते हैं सरकार की। सरकार का मतलब राजस्थान सरकार से होता है यहाँ पर। इसके बाद में राज्य कर्मचारी
कोई भी हो सकता है, वो स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, प्रतिनियुक्ति पर भी हो सकता है। हाँ, इसमें केंद्रीय कर्मचारी, हाई कोर्ट के कर्मचारी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारी और कुछ अलग से डिफाइंड है वो कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है राज्य कर्मचारियों में। जब भी कभी आपने डीए के आदेश जब निकलेंगे या बोनस के जब आदेश निकले तो उनमें 2-3 अलग अलग निकलेंगे, उसी में एक आदेश लिखा हुआ था कि ये आदेश इन पर भी लागू होता है। इसका मतलब है कि ये राज्य कर्मचारी पूरी तरह से नहीं है। विभागाध्यक्ष के बारे में मैंने बता ही दिया है। संविदा कार्मिक वो होते हैं जो एक जैसे आप लोग प्रोबेशनल ट्रेनी है पर आप आगे जाके स्थायी कर्मचारी हो जाएंगे। संविदा कर्मचारी हमेशा संविदा पे ही रहेंगे जब तक कि सरकार उनके लिए कोई अलग से विशेष प्रबंध नहीं करती है। कुछ विशेष प्रावधान भी हैं। ये है भाग संख्या 1 जिसका जनरल का है। अब अपन आते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया सेवाओं का क्लासिफिकेशन है ये। पहला राज्य सेवा, जिसमें कि राज्य सेवा के प्रशासनिक अधिकारी जैसे आरएस है, आरपीएस है, तहसीलदार है, जितने भी आप और हम हैं, मेडिकल वाले हैं, आयुर्वेद वाले हैं, ये सब राज्य सेवा के अधीन आते हैं। इनके नीचे आते हैं अधीनस्थ, जैसे अपने डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर में बीए, एलएसए, लैब टेक्नीशियन ये होते हैं। अगर आप लोगों ने कर्मयोगी में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ तो उसमें भी 4 ग्रेड आते हैं, ABCD ग्रुप। उसमें राज्य सेवा A ग्रेड में, अधीनस्थ B ग्रेड में और मंत्रालय जो आपके ऑफिस में बाबू, OA वगैरह ये है सब मंत्रालय कर्मचारी। इसके अलावा थोड़ा सा डिफरेंस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में अपने यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स में है वो टेक्निकल 4th क्लास होते हैं। जो ऑफिसों में जो 4th क्लास होते हैं उनकी सेवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में होती है। उनकी सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी में माना जाता है। ये जो अपने यहाँ पे है उनको चतुर्थ श्रेणी में नहीं माना जाता, हॉस्पिटल में जो होते हैं। और एक जो 11वां जो नियम है उसमें है इनके अलावा राज्य सेवा, अधीनस्थ, मंत्रालय, चतुर्थ श्रेणी सेवा के अलावा जो भी पद हैं उनको अलग से आइडेंटिफाई किया हुआ है। उनका नियम वो नियम 11 में है। नियुक्त अधिकारी मैंने पहले बता दिया, राज्य सेवा के लिए राजस्थान सरकार है, अधीनस्थ और मंत्रालय के लिए विभागाध्यक्ष यानी कि अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से निदेशक महोदय। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में के लिए नियुक्त अधिकारी विभागाध्यक्ष या उनके द्वारा नॉमिनेटेड, ऑफिशियली नॉमिनेटेड कार्यालयाध्यक्ष अपने डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर भी क्लास 4 की नियुक्ति में सक्षम है। भाग संख्या 4 नियम संख्या 13 निलंबन। निलंबन के मामले में मैं एक सीधी लाइन बोल दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है कि निलंबन कोई सजा नहीं है। अगर कभी, पहली बात तो ये मैं मेरी तरफ से व्यक्तिगत तौर पे ये बोल सकता हूँ कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि इन नियमों का पाला पड़े। आपको अपनी सेवाएं इस तरीके से करनी है कि इनमें से किसी नियम के अधीन आना ही नहीं पड़े। और अगर आप इन नियमों के आधार पर कहीं आपके खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर आपको उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। निलंबन की जहां तक बात है उसमें आपको निलंबित करने के लिए राज्य सेवा के अधिकारी हैं तो उनको राजस्थान सरकार ही निलंबित कर सकती है। अन्य कोई नहीं कर सकता। उसके पावर्स जो हैं वो राजस्थान सरकार को है। अधीनस्थ उसमें विभागाध्यक्ष को है, मंत्रालय में भी विभागाध्यक्ष को है। 4th क्लास जो अपने यहाँ पे है, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, उनको विभागाध्यक्ष भी कर सकता है और उनके द्वारा एंटाइटल या डेलीगेशन किया हुआ कार्यालय अध्यक्ष भी कर सकता है। अर्थात जॉइंट डायरेक्टर भी क्लास 4 को सस्पेंड करने का पावर रखता है।
एक और है इसमें, यदि विभागाध्यक्ष जैसे अपने मामले में अगर निदेशक महोदय किसी को निलंबित करते हैं तो उसका अनुमोदन राजस्थान सरकार से होना आवश्यक है, अदरवाइज वो निलंबन नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये निलंबन कब कब हो सकता है? अगर आपके खिलाफ कोई कोई क्रिमिनल केस, जैसे कि आप में से जैसा कि आप लोगों ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया होगा तो आपके खिलाफ कोई फौजदारी प्रकरण होगा नहीं, परंतु यदि किसी के सेवा में आने के बाद में भी कोई फौजदारी क्रिमिनल यानी कि पुलिस का केस बन जाता है और उसमें आप 48 घंटे तक हिरासत में रख लिए जाते हो। हिरासत का मतलब जेसीबी होता है और न्यायिक अभिरक्षा भी होता है। न्यायिक अभिरक्षा और जेल जिसे बोलते हैं कि हिरासत में रख लिया गया है, जेसी में रख लिया गया है, दोनों चीजें अलग अलग है। हिरासत भी और न्यायिक अभिरक्षा, दोनों ही मामलों में अगर आप 48 घंटे से अधिक आप रह गए तो आपको जिस समय से आपको हिरासत में लिया गया है या जेसी में भेजा गया है उसी समय से आपका निलंबन तय है। दूसरा, अगर आपके कोई पुराना फौजदारी प्रकरण चल रहा है और उसमें आपके जो आदेश दिया हुआ है पहले से आपको एक्विटल किया हुआ है या बरी किया हुआ है, उसका आदेश खारिज हो जाता है तो भी आप तुरंत उसी समय से आपको निलंबित कर दिया जाएगा। चौथी, आपको निलंबित थे आप और उसके बाद में आपको सेवा से हटाने के आदेश को न्यायालय ने रोक दिया है, स्टे दे दिया है, तो आप वापस निलंबन की स्थिति में आ जाओगे। आपकी निलंबन को बहाल कौन कर सकता है? निलंबन को केवल नियुक्ताधिकारी ही बहाल कर सकता है। गजेटेड ऑफिसर्स के मामले में राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के मामले में राजस्थान सरकार के रूप में कार्मिक विभाग ही इसके लिए एंटाइटल है। वो कहोगे नियुक्त अधिकारी बहाल कर सकते हैं। निलंबन काल में आपको निर्वाह, जैसा चौबीसा सर ने भी बताया था अभी, निलंबन काल में निलंबन अवधि में के शुरुआत के 6 महीने में आपको मूल वेतन का 50% और इनके ऊपर 50% के ऊपर सभी भत्ते जहां पर आपका मुख्यालय है वहां के अनुसार ही मिलेगा। अगर कोई निलंबित हो जाता है, निलंबित करके उसका मुख्यालय जयपुर की बजाय, जैसे जयपुर में कोई अधिकारी कार्यरत है और उसका मुख्यालय जैसलमेर कर दिया जाता है तो उसको जैसलमेर के हिसाब से ही सारे भत्ते मिलेंगे। अगर कोई जैसलमेर से निलंबित होकर उसका मुख्यालय निलंबन काल में जो मुख्यालय है वो जयपुर कर दिया जाएगा तो उसका निलंबन काल में ज्वाइनिंग की दिनांक से जयपुर के ही भत्ते मिलेंगे। मकान किराया हो, सीसी हो, जो भी कुछ भत्ते हैं वो जहां पर आपका मुख्यालय किया गया वहां के हिसाब से मिलेंगे। अगर निलंबन करता अधिकारी, इसको निलंबन करता अधिकारी इसलिए बोल रहा हूं कि जो निलंबन करता है वो ही आपके मुख्यालय को चेंज कर सकता है, मुख्यालय आपकी रिक्वेस्ट पे बदला भी जा सकता है। 6 महीने बाद में आपकी रिक्वेस्ट पर और आपके 6 महीने के आचरण के आधार पर इस मूल वेतन के 50% में 50% की वृद्धि हो सकती है। इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि मूल वेतन का 75% और उसके ऊर देश सारे भत्ते मिल सकते हैं। इसमें इस समय निलंबन काल के समय पे आपको जीपीएफ एसआई की जो कटौतियां होती है वो भी कटौती चालू रहेगी। आप चाहें तो जीपीएफ की कटौती चालू बंद करवा सकते हैं। मेरा आप लोगों से एक विशेष आग्रह है कि इन 2 साल में आप किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य ना करें क्योंकि आपके लिए प्रोबेशन में कोई निलंबन का प्रावधान नहीं रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन, इसमें दो प्रकार के प्रभाव सेवा पे पड़ते हैं। जो ये सीसीए रूल्स होते हैं, इनका ये जब भी लगाई जाएगी आपकी, इसको हिंदी में बोलते हैं शास्तियां, यानी कि पेनल्टीज। पेनल्टी लगाने के लिए पुख्ता आधार होना चाहिए और कारण भी होना चाहिए, जो कि लिखा हुआ होना चाहिए। इनके बिना किसी प्रकार की कोई भी पेनल्टी आप लोगों पे या किसी भी कार्मिक के ऊपर नहीं लगाई जा सकती। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो माइनर पेनल्टी और एक मेजर पेनल्टी। इनको हिंदी में लघु और वृहद बोलते हैं। 1987 से पहले सीधे सीधे 1 से लेके 7 तक थी। उसमें एक होता है परिनिंदा। परिनिंदा का मतलब होता है कि आपने ये काम सही नहीं किया है, आपको परिनिंदा के दंड से दंडित किया जाता है, ये लिखा जाता है। इसका असर आपके भविष्य में, आपके प्रमोशन पे, एससीपी पे, इनके ऊपर 1 साल का प्रभाव पड़ता है। आपको प्रमोशन 1 साल लेट मिलेगा, आपका एससीपी एमएससीपी है वो 1 साल लेट मिलेगा। ये होता है परिनिंदा। उसमें आदेश में विशेष तौर से परिनिंदा शब्द लिखा हुआ मिलेगा आपको। दूसरा है वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकना। असंचयी प्रभाव का मतलब होता है कि अगर आपके 2 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाती है तो आपको 2 साल तक इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, परंतु 2 साल के बाद में तीसरे साल पे आपको तीनों इंक्रीमेंट एक साथ दे दिए जाएंगे। ये होता है असंचयी प्रभाव। इसी के साथ साथ आपको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए पदोन्नति से रोका भी जा सकता है। ये बता रहा हूं मैं पेनल्टीज के रूप, जो कि नियम 14 में डिस्क्राइब्ड है। तीसरा है वसूली। आपके खिलाफ कोई वसूली का कोई केस चल रहा हो तो आपसे वो वसूली भी किया जा सकता है। इनको अब वेतन वृद्धि जो असंचयी प्रभाव से थी, उसमें 87 में थोड़ा सा बाइफरकेट किया है। 87 तक तो कितने भी असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकी जाती थी तो वो माइनर में मानी जाती थी। 1987 में 3 से अधिक, अगर किसी कर्मचारी के 3 से अधिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाती है तो उसको मेजर पेनल्टीज मानी जाती है। मतलब मेजर का मतलब है 16 सीसीए की कार्यवाही हो गई है एक तरह से। माइनर पेनल्टीज हमेशा 17 सीसीए की, जो आगे नियम आएगा आगे बताऊंगा मैं अभी, 17 सीसीए में आपको 3 वेतन वृद्धि तक असंचयी प्रभाव तक रोका जा सकता है, वसूली हो सकती है, परिनिंदा के दंड से दंडित किया जा सकता है। 16 में आपके पास में 16 की जब कार्यवाही होगी सीसीए के रूल की, तो आप परिनिंदा से लेके आपको जो आखिरी जो स्टेज है 7वीं, वहां तक के लिए आपका ऑप्शंस खुला है जो अनुशासनिक अधिकारी है उसके पास। परंतु उसमें मेजर में 3 से अधिक असंचयी प्रभाव से या एक किसी भी अवधि का संचयी प्रभाव। संचय प्रभाव का मतलब होता है जैसे एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोक ली गई है तो वो जिंदगी भर हमेशा आपके बेसिक में से कम रहेगी। रिटायरमेंट के टाइम पे भी आपको एक वेतन वृद्धि का नुकसान रहेगा, उसको बोलते हैं संचयी प्रभाव। असंचयी प्रभाव में रिटायरमेंट पे आपको वही वेतन मिलेगा, उसी पे पेंशन मिलेगी जितने पे आपको पैसे मिलती है। नंबर 4, आपको डिमोट भी किया जा सकता है। अपने साथ अच्छी बात यह है कि आप लोग बीओ पे हैं, अगर किसी एसवीओ को कोई चार्जशीट बनी हुई है तो उसको एसवीओ से वापस वीओ पे लाया जा सकता है। उसका वेतन जो मैट्रिक्स लेवल है वो 16 से घटा के 15 किया जा सकता है, 15 से घटा के 14 किया जा सकता है। इसको बोलते हैं पदोन्नत करना या वेतनमान कम करना। एक होता है कंपल्सरी रिटायरमेंट। कंपल्सरी रिटायरमेंट अगला है इसका। आप लोगों ने वीआरएस सुना होगा कि वीआरएस ले लिया, अभी 24 सर ने बताया अनिवार्य सेवानिवृत्ति वो 60 साल की होती है, परंतु जब चार्जशीट होती है या सीसीए रूल की कार्यवाही होती है तो
आपके CRS यानी कि कंपल्सरी रिटायरमेंट जो होता है, उसमें आपकी पेंशन का कुछ हिस्सा रोक लिया जाता है। आपको पेंशन 90%, 80%, 60%, 50% किसी भी हद तक, जैसा कि अनुशासनिक अधिकारी उचित समझे वो कर सकता है, वो मेजर पेनल्टी में आता है। नंबर 6, सेवा से हटाना। अभी चौबीसा सर ने बताया था, फिर मैं भी दोबारा बता रहा हूँ। दो तरीके से सेवा से हटाए जाते हैं। एक होता है रिमूवल फ्रॉम सर्विस, यानी कि सेवा से हटाना, और एक होता है बर्खास्त। सेवा से रिमूवल जब होता है तो उसमें आप दोबारा किसी भी सेवा में जाने के लायक रहोगे, पर यदि आपको डिसमिसल कर दिया गया है तो आप दोबारा राज्य सरकार की किसी भी सेवा में के लिए योग्य नहीं हो। अभी आपने एसओजी की कार्यवाही वगैरह देखी होगी, तो उसमें लेक्चरर्स को, प्रिंसिपल्स को, इनको बर्खास्त किया गया है। वो नियम अलग है कि वो किस नियम में उनको बर्खास्त किया गया है, परंतु उनको बर्खास्त किया गया है। अब अगर वो किसी सेवा के लिए एलिजिबल है भी सही, तो भी वो कहीं पे भी एलिजिबल मतलब अप्लाई करने की पोजीशन में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनको बर्खास्त किया गया है। उसको बोलते हैं बर्खास्त या पदच्युत, डिसमिसल। आगे चलते हैं। अब आते हैं अनुशासनिक अधिकारी। आपकी कोई भी जो चार्जशीट की जो कार्यवाही है उसको कौन कर सकता है? राज्य सेवा के मामले में राजस्थान सरकार कर सकती है। राजस्थान सरकार में इसके लिए अलग अलग आयुक्त बनाए गए हैं। विभागीय जांच आयुक्त प्रथम, द्वितीय। कार्मिक विभाग में A1, A2 या इस तरह से आपने देखे होंगे आदेश के ऊपर। तो जितने भी दंडादेश पारित होते हैं वो K2 या K3 से होते हैं, यानी कि A2, A3 इस तरह से होते हैं। वो अनुशासनिक अधिकारी के रूप में उनको नॉमिनेट किया जा सकता है सरकार के द्वारा। अधीनस्थ यानी कि LSA, BA, इनके लिए अपने डायरेक्टर साहब हैं, जो कि निदेशालय स्तर पे हो जाता है। मंत्रालय के लिए भी यही पे है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की किसी भी तरह की कोई कार्य अनुशासनिक कार्यवाही के लिए कार्यालय अध्यक्ष या विभाग अध्यक्ष खुद चाहे तो किसी और को भी नियुक्त कर सकता है। ये है 15 नियम। यहाँ तक के नियम तो केवल पढ़ने के लिए या जानकारी के लिए है। अब अपन आते हैं 16 और 17 में। 16 का खौफ सभी राज्य कर्मचारियों में, सभी कार्मिकों में रहता है। मैं इससे थोड़ा सा डिटेल में देना चाहूंगा कि इसमें नियम जो 14 नियम था इससे पहले वाला, इसमें आप देख रहे होंगे 2 नंबर वृद्ध मेजर, यानी कि 3 वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से या किसी भी अवधि के लिए संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने से लेकर डिसमिसल तक की जो कार्यवाही होती है वो सारी की सारी 16 नंबर में है। और इसीलिए अपन जो बोलचाल की भाषा में है उसको बोलते हैं 16 CCA की कार्यवाही। इसमें 14 में 3 से ऊपर के लिए ये 14.3 जो मैंने बताया था अभी। परंतु इसमें पेनल्टी लगाने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है जितनी की समझी जाती है, सोची जाती है। उसके लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। और ये 16 की जो कार्यवाही होती है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अधीन होती है। मेरा शब्द है अर्ध न्यायिक, यानी कि जो जज के पास में पावर होते हैं वही सारे के लगभग सारे पावर जांच अधिकारी के पास में होता है। वो सम्मन भी दे सकता है, वो किसी को बुला भी सकता है। सम्मन देने के जो तरीके होते हैं पुलिस न्यायिक प्रक्रिया में तो पुलिस के द्वारा आता है, परंतु इस जांच में 16 की जो जांच होती है CCA रूल 16 की, इसमें एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा वही तहसीलदार के थ्रू आपके पास में सम्मन पहुंचेगा। यानी कि ये पूरी की मतलब पूरी तरह से नहीं, सेमी जुडिशियल इसको बोला जाता है प्रक्रिया को। सबसे पहले जांच जो शुरू होती है उसमें अनुशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है कार्मिक विभाग द्वारा कि आपके खिलाफ ये जांच प्रस्तावित की जाती है। इसकी जांच के लिए फला विभागीय जांच जो भी
आयुक्त फर्स्ट है, सेकंड है, या जो भी अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति आती है, और उसके लिए आपको बाकायदा लिखित में सूचना मिलेगी। उसमें लिखित में सूचना मिलेगी, आपको चार्जशीट मिलेगी, चार्जशीट के साथ में चार्जशीट की डिटेल्स मिलेंगे, चार्ज डिटेल मिलेगी, और उसको रिटर्न में आपकी जो रिसीव है, रिसिप्ट जिसे बोलते हैं कि रिसिप्ट बोलते हैं अपन, आपको ये चार्जशीट दे दी गई है, हैंड ओवर कर दी गई है, उसकी रिसिप्ट जब अनुशासनिक अधिकारी के पास पहुंचती है तब जाके आपके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है। इसमें चार्जशीट और चार्जशीट डिटेल जो होती है उसको हिंदी में आरोप और आरोप विवरण पत्र, इसको दूसरी भाषा में बोले तो प्रपत्र ए ब स द, ये बना के भेजने पड़ते हैं, ये अप्रूव के यही आपके पास में आते हैं। इसमें जो ही आपके पास में चार्जशीट की कॉपी आती है तो आपके उसके साथ ही आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि आप इस जांच में आवश्यक जो भी अभिलेख है, अभिलेख का मतलब होता है जैसे आपके खिलाफ मेडिसिन की गबन का आरोप लग जाता है किसी के पास, तो उस संस्था से वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो मेडिसिन से रिलेटेड है आपके पास आने के, आपके पास खर्च करने के, आपके पास में खताए जाने के, वो सारे के सारे कागज जांच अधिकारी जांच अधिकारी अपने पास मंगा लेता है। उनको बोलते हैं अभिलेख। अभिलेख के अवलोकन की कोई शिकायत आई है तो वो भी अभिलेख का पार्ट हो जाती है। किसी के द्वारा शिकायत की जाती है, वो ही उसी के आधार पे आपकी जांच शुरू होती है। हाँ, यहाँ पे बीच में मैं एक बात बोलना भूल गया, अनुशासनिक अधिकारी आपके जांच के लिए जांच अधिकारी भी नियुक्त करेगा। अनुशासनिक अधिकारी तो जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद में उस पर निर्णय देगा कि आपके अगेंस्ट में क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है। जांच अधिकारी है वो सारे के सारे काम जो आरोप पत्र वगैरह है उनके ऊपर जांच करने के लिए वो एंटाइटल होगा। वहां पर जब आपको अभिलेख देखने के लिए बुलाया जाए तो अभिलेख देखने के लिए आपको केवल कागज, पेंसिल, दो ही चीज मिलती है। आप बॉल पेन नहीं ले सकते काम में, आप शाई वाला पेन काम में नहीं ले सकते, केवल पेंसिल। आप में से कोई बता सकता है क्या कि पेंसिल और कागज ही क्यों? चलिए मैं बता सकता हूं, मैं सीधे ही बता देता हूं। कागज, जब कभी ये प्रक्रिया शुरू हुई तो किसी बंदे ने अभिलेख देखने के टाइम पे शाही का पेन लेके गया और देखने के लिए जो ही उसने वो थोड़ा इधर उधर हुआ, उसने अपने पेन की शाई उन अभिलेखों के ऊपर गिरा दी, जिससे कि वो अभिलेख गलत हो गए, उसमें रीडेबल नहीं रहे। इस प्रक्रिया से बचने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि अभिलेख जब भी दिखाए जाएं, आपके केवल पेंसिल और कागज दो ही चीज वहां पर रहेंगे। आरटीआई आने के बाद में, आरटीआई जो है उसके आने के बाद में जरूर आप आरटीआई में ले सकते हैं, परंतु गोपनीय दस्तावेज फिर भी आपको नहीं दिए जाएंगे। जांच अधिकारी की नियुक्ति के बाद में आपको आपके जांच के लिए उस जांच अधिकारी के सहयोग के लिए उपस्थापक अधिकारी बनाया जाएगा, जो कि विभागीय होगा। जैसे आप जिस जिले में हैं वो आप उपस्थापक अधिकारी का सहायक रहेगा। वो आप सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए, सरकार की तरफ से, मेरे शब्द हैं, सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष रखने के लिए वहां जांच अधिकारी के सामने हमेशा जाएगा। जो भी डेलिकेंट ऑफिसर है, यानी कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो भी अपने सहयोग के लिए किसी राज्य कर्मचारी जो वर्तमान में सेवारत है या सेवानिवृत्त हो, उसको भी इसमें अपने सहयोग के लिए बाकायदा जांच अधिकारी को निवेदन कर सकता है कि मैं मेरी जांच में फला को साथ में या अपने सहायक अधिकारी के रूप में लेना चाहूंगा। परंतु ध्यान रहे, वो लीगल एक्सपर्ट नहीं होगा। लीगल एक्सपर्ट का मतलब है वो लायर नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है कि वो
मतलब कोर्टों की तरह से वो तारीख पे तारीख लेने वाला सिस्टम यहाँ पे ज्यादा नहीं है। जांच अधिकारी जो आरोप लगाए गए हैं, जो अभिलेख हैं, उनकी जांच करेगा। उनमें आवश्यकता होने पे जो गवाह हैं उनके बयान लेगा। गवाहों के बयान के साथ साथ आपको खुद को और आपके सहायक को ये अधिकार होगा कि वो उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। इन सब के बाद में जांच अधिकारी आपको व्यक्तिगत तौर पे अपनी सुनवाई के लिए बुलाएगा कि आप इस बारे में, इन सारी प्रक्रिया के बारे में कुछ भी कहना है तो आप कह सकते हैं, लिखित में दे सकते हैं। इसमें मैंने रेड लाइन से लिखा हुआ सम्मन भेजना, व्यक्तिगत बयान लेना। अगर दूसरी बार भी बुलवाया जाना उचित हो, मांग हो तो दोबारा भी बुलाया जा सकता है। इन सब के आधार पे जांच अधिकारी केवल निष्कर्ष देगा। जांच अधिकारी कभी भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएगा। वो केवल अपनी जांच के निष्कर्ष देगा कि ये आरोप सही पाए गए हैं या गलत पाए गए हैं। उसके बाद में उन जांच के निष्कर्ष के आधार पे अनुशासनिक अधिकारी यानी कि राज्य सरकार में आयुक्त, वो जरूरी पड़ने पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से इस मामले में सलाह कर सकता है और उस सलाह के आधार पे 14(3) से लेके 14(7) तक की कोई भी पेनल्टी है वो लगा सकता है और उसके लिए उसके आदेश निकालेगा और उसकी आपकी कॉपी भी देगा। कॉपी वही रिसिप्ट वाली बात आएगी, क्योंकि रिसिप्ट देने के 90 दिन के अंदर वो उसकी अपील कर सकता है। ये 16 की है। अब अपन आते हैं 17 में। 17 में नियम 14 के 1 से लेके 3 तक, इसमें भी वो की लगभग वही प्रक्रिया है। आपको आरोप और आरोप विवरण पत्र ये सब दिए जाएंगे, रिटर्न में दिए जाएंगे। उनके ऊपर आपकी तरफ से जो कहना होगा वो लिए जाएंगे। उनके बाद में उनकी जांच होगी। जांच में वही लगभग प्रक्रिया वो की वही है, केवल ये नियमों का है कि उसमें आपको माइनर पेनल्टी लगेगी और उसमें मेजर पेनल्टी लग रही थी। यहाँ पे ये नियम 17 है। नियम 18 में है कि जैसे किसी जांच में मेडिसिन को गलत तरीके से खताने के, अपन विभाग के हिसाब से बात करें, मेडिसिन को गलत खताने से लेके या जिला लेवल से मेडिसिन कम भेजना, वहां पे खराब करना और किसी डॉक्टर के द्वारा उसका गलत यूज लेना और किसी एलएसए के द्वारा उसको खुर्द-बुर्द करना। तो ये तीन लेवल हो गए। जॉइंट डायरेक्टर भी इसमें शामिल हो गया, डॉक्टर भी हो गया और एक एलएसए भी हो गया। इसको थोड़ा सा और मैं बदल लेता हूँ। डॉक्टर हो गया, एलएसए हो गया और एक क्लास 4 हो गया। यानी कि तीनों कैटेगरी, राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तीनों यदि किसी जांच में शामिल हैं तो उस जांच को बोला जाएगा संयुक्त जांच। ये जरूरी नहीं है कि एक ही विभाग की हो। जैसे वेटनरी डॉक्टर बीडीओ की पोस्ट पे जाते हैं तो वहां पे बीडीओ के साथ में जूनियर अकाउंटेंट के साथ में एलडीसी, इस तरह से 3 अलग अलग कैडर हो गए। तो इन सब की मिला के जो जांच होती है उसको संयुक्त जांच बोलेंगे। इनमें संयुक्त जांच में जो अनुशासनिक और जांच अधिकारी होता है उसका एक थंब रूल है कि जो अपर मोस्ट पोस्ट होती है, अपर मोस्ट पोस्ट जैसे आरएस है, कोई आरएस के साथ में अकाउंटेंट भी आ गया या मिनिस्ट्रियल भी आ गया, तो आरएस की जांच करने वाला ही अधिकारी उसकी जांच करेगा। अपर मोस्ट आरोपी अधिकारी की जांच करने में सक्षम जो है जांच अधिकारी, वही जांच अधिकारी इसमें रहेगा। प्रक्रिया 16 और 17 की जो भी लागू हो, अगर कोई माइनर पेनल्टी के लिए है तो 17 की 17 के हिसाब से होगी और 16 की 16 के हिसाब से होगी। कुछ मामले ऐसे होते हैं उसमें इन प्रक्रियाओं को 16 और 17 में तो पूरी प्रक्रिया, जैसे अभी चार्जशीट देना, उसको सम्मन लेना, गवाहों के साक्ष्य लेना, ये सब अगर साध्य नहीं हो तो उसके लिए नियम 19 है। नियम 19 के आधार पे राज्यपाल या सरकार
बिना किसी प्रक्रिया के, अगर वो पूरी तरह से प्रक्रिया का पालन नहीं हो सकता हो तो वो, और आवश्यकता हो तो आयोग से परामर्श के बाद में वो सीधे ही उसमें प्रक्रिया अपने ऑर्डर पास कर सकता है। इस मामले में आपको बीच में ये कुछ आदेश है, पहले 2021 में आदेश निकले थे, आप लोगों को ध्यान होगा, एसओजी की तरफ से, या जो कुछ मुद्दे आए थे बीच में, तो इनमें साफ साफ लिखा हुआ आता है कि इनकी जांच प्रक्रिया पूरी करना संभव नहीं है, इसलिए इनको सीधा ही इनको वो सुनाई जाती है। इनके जो दंडादेश होते हैं वो सीधे पारित कर दिए जाते हैं। ये है नियम 19 में। 19 के बाद में जोड़ा गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार के या पब्लिक सेक्टर में जैसे आरसीडीएफ में या और कहीं अपने डिपार्टमेंट से आगे डेपुटेशन पे जाते हैं, उनके लिए ये 19 क्या बनाया गया है। नियम 20 में है अधीनस्थ मंत्रालय और चतुर्थ श्रेणी की सरकार में, सरकार से भिन्न अगर कोई है तो उसमें जो आदेश होता है उसकी अपीलीय प्राधिकारी को ये सूचना देनी होती है। मतलब आपके अगर कोई दंडादेश पारित हुआ है तो उसका एक थंब रूल है कि सरकार के आदेश की कोई अपील नहीं होती है, परंतु विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा किसी तरह का दंडादेश पारित हुआ तो उसकी अपील हो सकती है। तो ये जो आदेश निकलेगा 16, 17, 18 या 19 में, तो उसका जो अपीलीय अधिकारी है उसको उस दंडादेश से सूचित करना पड़ेगा, ये नियम 20 कहता है। 21 में आते हैं अपीलों में, इन दंडादेश जितने भी होते हैं उनके अपीलों का ये चैप्टर है। उसमें सरकार स्पष्ट लिखा हुआ है, सरकार के द्वारा दिए गए आदेश की अपील नहीं होगी। निलंबन के आदेशों के विरुद्ध अपील हो सकती है। किसके पास हो सकती है? जिसने निलंबित किया है उसके ठीक उच्चतर अधिकारी, यानी कि अगर सरकार ने की है, सरकार ने अगर निलंबित किया है तो राज्यपाल ही एकमात्र रास्ता बचता है जहां से आपका निलंबन बहाल हो सकता है। कोर्ट इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं, कोर्ट इसलिए शामिल नहीं कर रहा हूं कि कोर्ट अलग चीज है, ये केवल नियमों की बात कर रहे हैं। पर अगर किसी के 14 पेनल्टी लगी है तो उसमें ये कुछ है, कुछ तरीके हैं जिसमें कि उसकी अपील की जा सकती है। अधीनस्थ सेवा में राजस्थान सरकार को, क्योंकि उसका नियुक्ताधिकारी या अनुशासनिक अधिकारी विभागाध्यक्ष है, इसलिए उसके सरकार में हो सकती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में, क्योंकि उसका कार्यालय अध्यक्ष होता है नियुक्ताधिकारी, तो उसकी अपील हो सकती है विभागाध्यक्ष में। सरकार से भिन्न किसी, अगर कोई दूसरी जैसे आरसीडीएफ वगैरह का कोई किसी आदेश निकाला किसी ने दंडादेश, तो उसकी अपील राजस्थान सरकार को हो सकती है। अपील केवल 90 दिन की में की जा सकती है, और वो भी अगर 3 महीने में नहीं होती है। और अपील सुनने वाला अधिकारी, इसमें अपीलीय अधिकारी लिखा है मैंने, अपीलीय अधिकारी अगर संतुष्ट हो जाए कि हाँ किसी कारणवश, सही उचित कारणवश इनके अपील करने में देरी हुई है, तो 3 महीने के बाद में भी हो सकता है। अपील करने के टाइम पे ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सारी चीजें आ जानी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि कार्मिक विभाग को संबोधित कर दें, क्योंकि कार्मिक विभाग की अगर दंडादेश है तो उसकी अपील नहीं होगी वहां पे। उसमें सारी डिटेल होनी चाहिए, तर्क भी होने चाहिए कि क्यों इसकी अपील सुनी जाए। अपील अगर एक से अधिक मामलों में अपील है तो अलग अलग अपील की जा सकती है, ये 27 नंबर का नियम कहता है। 28 नियम ये कहता है कि अपीलीय अधिकारी जिसके यहाँ अपील की गई है, तो जिसके अपीलीय अधिकारी उस अपील को सीधे अनुशासनिक अधिकारी के पास भेजेगा। अनुशासनिक अधिकारी उस अपील को रोक सकता है। वो कब रोक सकता है? जब 25 और नियम 26 की पालना पूरी नहीं की गई हो, किसी ने गलत नाम से भेज दी हो, किसी ने पूरी डिटेल नहीं लिखी हो, तर्क नहीं दिए हो, तो उसको वो रोक सकता है, उसको मना कर सकता है कि इसकी अपील नहीं होगी। अगर अपील की जा चुकी है, दोबारा से फिर अपील कर दी गई है तो भी नहीं होगी। इसी तरह की अपील को रोकने के लिए नियम 28 है। जो
अपीलीय अधिकारी है जिसने कि जांच अधिकारी को अनुशासनिक अधिकारी को जो अपीलें भेजी थी, उसमें टाइम लिमिट में उसको अपील को सुन के उसके ऊपर निर्णय देना होता है। ये अपील 29 बोलता है। अपीलों पर विचार ये निलंबन में होता है। नियम 13 की पालना हुई है कि नहीं हुई है। नियम 14 में जो है वो सारे के सारे जो जितने पेनल्टी वाले हैं 16-17 के, उनमें प्रक्रियागत इसको बोलते हैं, प्रोसीजरल कोई गलती तो नहीं हुई है। संविधान के कुछ जो नियम है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, उनका कहीं पे अतिक्रमण तो नहीं हुआ है। कोई तथ्य या साक्ष्य है वो सिद्ध है या नहीं है, उनके ऊपर अपील में पुनर्विचार किया जा सकता है। और अपील में एक बात स्पष्ट बोल देता हूं, यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का दंडादेश दे दिया गया है और वो अपील में चले गया है, तो अपील करने के बाद में उसके लिए 14(1) से लेकर 14(7) तक के सारे रास्ते वापस खुल जाते हैं। इसलिए यदि अपील करनी पड़े तो अपील सोच समझ के, पूरी तरह से सोच समझ के ही करनी चाहिए, क्योंकि वापस उसके लिए जांच अधिकारी और अनुशासनिक अधिकारी के लिए 14(1) से लेके 14(7) तक के, यानी कि परिनिंदा से लेके रिमूवल तक के सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं वापस। इसमें इसीलिए नंबर 1 पे लिखा हुआ शास्ति को कम करना, अधिक करना और खत्म करना। और इवन वो किसी और के पास में भेज सकता है, दोबारा जांच भी करा सकता है, और जांच कराने के बाद में दोबारा वो आरपीएससी से परामर्श ले सकता है और उसके बाद में उचित आदेश निकाल सकता है। नियम 32 कहता है, ये रिवीजन और रिव्यू की बात कर रहा हूं, राज्य सरकार और राज्यपाल, क्योंकि राज्य सरकार इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ अधिकतर में राजस्थान सरकार उसकी अनुशासनिक अधिकारी है और राज्यपाल सर्वोसर्वा है, तो वो स्वेच्छा से भी किसी भी जांच को प्रारंभ करवा सकता है, अभिलेख मंगवा सकता है और उसकी जांच करवा सकता है। किसी दिए गए दंड को कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, बदल सकता है, परंतु प्रक्रिया पूरी वापस दोबारा शुरू करनी पड़ेगी उसको। सारे के सारे राज्य सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध जो है वो सरकार अपने लेवल पे ले सकती है सारे के सारे डिसीजन, परंतु सब में एक चीज है कि प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा, आपको रिटर्न में देना पड़ेगा, रिटर्न में ही जवाब लेना पड़ेगा। राज्यपाल के पास में सारे के सारे पावर होते हैं जो कि सरकार के पास में होते हैं। इसको मैं जल्दी जल्दी एक फ्लो चार्ट के रूप में दिखाना चाहूंगा। आपके पास में शिकायत आती है, शिकायत के बाद में आपको आरोपी को सूचना दी जाती है, सूचना के बाद में आरोपी के द्वारा रिप्लाई दिया जाता है। रिप्लाई में 2 चीजें हो सकती है कि उस रिप्लाई को देख के शिकायत खारिज भी हो सकती है और जांच प्रक्रिया 16 या 17 की शुरू भी हो सकती है। जांच प्रक्रिया 16 और 17 में 2 में हो सकती है। 17 में अगर होती है तो उसको दोबारा नोटिस दिया जाता है, उसके ऊपर चार्जशीट दी जाती है, उसको चार्जशीट के बाद में वापस उसको रिप्लाई लिया जाता है। रिप्लाई के बाद में उसको पर्सनल हियरिंग पे लिया जाता है, यानी कि आप खुद भी, अधिकतर जो 17 की कार्यवाही है वो जांच अधिकारी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना उस जांच को खत्म कर सकता है, कितना मिनिमाइज कर सकता है। वो कर सकता है व्यक्तिगत सुनवाई में। व्यक्तिगत सुनवाई के बाद में उसके आदेश निकाले जा सकते हैं। 17 सीसीए की अगर कार्यवाही है तो 14(1) से 14(3) तक होती है। 16 सीसीए में नोटिस वही दिया जाएगा। नोटिस के बाद में आपको प्राथमिक जांच होती है जो कि अमूमन अपने ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल या एडिशनल डायरेक्टर के लेवल पे होती है। उस जांच के उसमें सुनवाई होती है और कुछ जो तथ्य होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, उनको लिया जाता है। उनके बाद में प्राथमिक जांच की रिपोर्ट आगे गवर्नमेंट को भेजी जाती है। अपने मामले में, राज्य सेवा के मामले में डीओपी को भेजी जाती है, जहां पे शिकायत का कैट 2 होता है। वहां पे प्राथमिक जांच की रिपोर्ट के आधार पे 2 चीजें हो सकती है, आरोप खारिज भी हो सकते हैं और प्रथम दृष्टया सही भी हो सकते हैं। अगर आरोप खारिज होते हैं तो जांच वहीं पे बंद हो जाती है, अगर सही है तो फिर विभागीय जांच प्रारंभ होती है। विभागीय जांच अगर प्रारंभ हो गई है तो आपको वापस
वहां पे जाके बुलवाया जाएगा, सुनवाई होगी। उसके बाद में प्राथमिक जांच की जो रिपोर्ट थी उसका परीक्षण जांच अधिकारी करेगा। जांच अधिकारी के बाद में वापस आपको वहां की चार्जशीट मिलेगी कार्मिक विभाग की। कार्मिक विभाग की चार्जशीट के बाद में आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने के बाद में आपको आपका जो अनुशासनिक अधिकारी है उसके द्वारा परीक्षण करवाया जाएगा। आपके आपके द्वारा अगर आरोप स्वीकार कर लिया जाता है तो आपकी चार्जशीट वहीं पे स्टेटमेंट लेवल पे खारिज हो जाती है। वरना अनुशासनिक अधिकारी जांच अधिकारी बनाता है, यानी विभागीय जांच आयुक्त मुख्य जांच अधिकारी नियुक्त करता है। नियुक्त अधिकारी पूरी तरह से जो मैंने बताया था सेमी जुडिशियल, उसका पूरा का पूरा पालन करते हुए वो बयान भी लेगा, गवाह भी बुलाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन भी करेगा, दोबारा भी रिवाइज करेगा। उसके बाद में जांच अधिकारी अपने अनुशासनिक अधिकारी को जांच रिपोर्ट भेजेगा। जांच अधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद में दो तरीके होते हैं, आपके आरोप खारिज कर दिए जाएं जांच रिपोर्ट में या साबित कर दिए जाएं। अगर आरोप खारिज कर दिए जाएं तो दो बातें हो सकती है कि जांच की वहीं बंद हो जाए, या अनुशासनिक अधिकारी द्वारा एक नोट दिया लिखा जाए जिसमें कि आपको ये कहा जाए कि आपके ऊपर ये आरोप खारिज किए जाने हैं, क्यों नहीं आपकी जांच खारिज नहीं की जाए, उसके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हो, फिर आपको कहना पड़ेगा। आप आपका अपना जो जवाब हो वो देना पड़ेगा। उस कहने के हिसाब से आपके जो द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, उसके आधार पर ये आगे की कार्यवाही होगी। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो आरोपी को पहले सूचना दी जाती है, आरोपी को सूचना दी जाती है, फिर वापस उससे एक बार और जवाब लिया जाता है। ये होता है इसको बोलते हैं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, कि आपको बार बार पूछा जाता है। बार बार मोबाइल में अगर अपन ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी बार बार पूछा जाता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसी तरह से जांच में भी आपको बार बार ये पूछा जाता है कि आप अपना पक्ष दे सकते हो, रख सकते हो, आपको बचाव में क्या कहना है। इन दोनों ही कंडीशन में जब आप अंतिम चरण में आपका स्टेटमेंट जारी होता है, उसके बाद में सीधे के सीधे आदेश निकलता है। आदेश में वही आरोप मुक्त भी हो सकता है और 1 से लेके 7 तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल हो तो मेरे मोबाइल पे भेजे हो आपने। है? कुछ लोगों के जो और भी है मैंने किसी को डराया नहीं है। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आप अगर आरएसआर हुआ या कंडक्ट रूल, जैसा कि सेक्रेटरी सर ने भी आपको पहले दिन बताया था कि आपके कर्तव्य क्या है, आपके उत्तरदायित्व क्या है, अगर आप उनका पालन नहीं करोगे तो इन सब के बाद में आपके लिए सीसीए रूल तैयार है। इसलिए मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप ऐसा कोई मौका नहीं आने दें कि सीसीए रूल की किताब खोलनी पड़े। और यदि एक बार खुल जाती है, पहली बात तो इससे खुलनी नहीं चाहिए, और अगर खुल गई है तो फिर किस बात का घबराना, क्योंकि गलती तो अपन ने की है, उसका भुगतान तो हमें ही करना है। और एक सवाल आया कि कभी कभी कारण बताओ नोटिस आते हैं बार बार। ये जो सिंपल कारण बताओ नोटिस है, इसका तो जवाब देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 16-17 की कार्यवाही नहीं होते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ होता है विभागीय जांच प्रारंभ कर दी जाएगी। जब तक ऐसी कोई डिटेल लिखी हुई नहीं जाती है वो विभागीय जांच में नहीं आता है। एक मिनट दे दो। और ये जो सीसीए रूल के अलावा जो सवाल पूछ रहे हैं, माफी चाहता हूं, मैं उन सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। मैं केवल मेरे जो लेक्चर था उससे रिलेटेड ही मैं दे पा रहा हूं। और जो ये चौबीसा सर ने दी थी वो मैं आप लोगों के पास में शेयर कर रहा हूँ थोड़ी देर बाद। थैंक यू ऑल।
मतलब किसी ने कोई क्वेरी नहीं की, 16 की है, 16-17 की। वेरी गुड, चलो अच्छा लगा। अब मुझे पता नहीं है तालियां बजा रहे हैं कि या हाथ हिला रहे हैं कि भाई ठीक है यार जाओ। चलो ठीक है।